हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर कॉन्ट्रैक्ट लॉ लेक्चर सीरीज। जिसमें हम अभी एजेंसी के टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे। वी आर टुवर्ड्स द कंप्लीशन ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है और कुछ सिर्फ सेक्शंस रिमेनिंग थे जिसमें हम एजेंसी का टॉपिक ही डिस्कस कर रहे थे। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी क्या होती है, पार्टीज क्या है, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन पार्टीज की क्या है। एंड द लास्ट सब टॉपिक दैट वी वर ऑलरेडी डिस्कसिंग वाज इफेक्ट ऑफ एजेंसी ऑन कॉन्ट्रैक्ट विद थर्ड पर्सन। इसमें हम देख रहे थे कि भाई जब एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी होती है, उस एजेंसी का थर्ड पर्सन पे क्या इफेक्ट होता है वो हम पढ़ रहे थे। अब तक सेक्शन 230 हमने कवर कर लिया था और सिर्फ 231 से 238 तक सेक्शन इतने ही हमारे रिमेनिंग थे। बट we'll be starting again with section 226। यहाँ से वापस से शुरुआत करते हैं और आज इस टॉपिक को कवर कर लेंगे। इसके साथ ही इफ यू ऑल रिमेंबर मैंने लास्ट लेक्चर में कहा था कि एक छोटा सा टॉपिक है दैट आई फॉरगॉट टू डिस्कस, उसे भी हम करेंगे ये कवर करने के बाद, व्हिच इज जैसे हमने एजेंट्स तो समझ लिया कि हाँ जी के एजेंट्स क्या होते हैं, एजेंसी क्या होती है, एजेंट्स क्या होते हैं, राइट। पर एजेंट्स कुछ टाइप्स होते हैं। सो एक छोटा सा टॉपिक है टाइप ऑफ एजेंट्स, वो भी हम कवर करेंगे। सो फर्स्टली स्टार्टिंग विद द सेक्शन 226। पहली, enforcement and consequences of agents contract। एजेंट जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उस कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे और इन्फोर्समेंट कैसे होगा, कब, अगेंस्ट थर्ड पार्टीज। देखिए इस पूरे टॉपिक में क्योंकि हम पढ़ रहे हैं थर्ड पार्टीज, तो हम पूरे सेक्शंस में 226 से 238 तक में जब हम कॉन्ट्रैक्ट के इन्फोर्समेंट की या कॉन्सिक्वेंसेस की या एग्जीक्यूशन की बात जब हम करेंगे तो सिर्फ थर्ड पार्टी के अगेंस्ट कर रहे हैं। सो सेक्शन 226 कह रहा है कि भाई थर्ड पार्टी के अगेंस्ट जो एजेंट की कॉन्ट्रैक्ट है उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, एनफोर्समेंट किस तरीके से होगा। सो इट स्टेट्स दैट कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर्ड इनटू थ्रू एन एजेंट। ठीक है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट एजेंट के थ्रू एंटर करेंगे। जैसे कौन ए हो गया, देखिए कौन ये एजेंट है, ठीक है। पी हो गया प्रिंसिपल और टी हो गया थर्ड पार्टी। अब ये क्या कह रहा है कि भाई हमें पता है कि ए और बी के बीच कॉन्ट्रैक्ट मतलब प्रिंसिपल और एजेंट के बीच कॉन्ट्रैक्ट तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी कहते हैं। ये क्या कह रहा है कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो कि एक एजेंट के द्वारा एंटर किए गए हैं, मतलब किसके अगेंस्ट, ए हैज एंटर्ड इनटू कॉन्ट्रैक्ट विथ टी, यानी एजेंट थर्ड पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट किया है किसके बिहाफ पे, ऑन बिहाफ ऑफ पी। प्रिंसिपल के बिहाफ पे एजेंट ने थर्ड पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट किया है। वही कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू थ्रू एन एजेंट, जब एक कॉन्ट्रैक्ट थर्ड पार्टी के द्वारा एंटर किया जाएगा, एन ऑब्लिगेशंस अराइजिंग फ्रॉम एक्ट्स डन बाय एन एजेंट। और इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जब एजेंट जो है वो थर्ड पार्टी के लिए कोई एक्ट करेगा तो उससे जो ऑब्लिगेशंस अराइज होंगे, मतलब हमें पता है कि थर्ड पार्टी और प्रिंसिपल के बीच अगर एक कॉन्ट्रैक्ट होता तो हम मानते हैं कि भाई हाँ इस ये कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। लेकिन हमने एजेंसी के कॉन्सेप्ट में ये पढ़ा है कि एजेंट का काम ही होता है प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम करना। अब थर्ड पार्टी के लिए परफॉर्मेंस करनी है, चाहे प्रिंसिपल करे एजेंट करे, बात तो बराबर है कि अगर दोनों के रूल सेम है, वो उसके बिहाफ पे काम कर रहा है तो दोनों के रूल सेम हो गए। तो बस यही कह रहा है कि जब कोई कॉन्ट्रैक्ट या एजेंट एंटर करे या उसके लिए और साथ ही साथ उससे जो कर रहा है इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो भी एक्ट थर्ड पार्टी के लिए कर रहा है उससे जो ऑब्लिगेशंस अराइज होंगे may be enforced in the same manner and will have the same consequences as if the contract had been entered into and acts done by the principal in person। बस सिंपल सी चीज है, हमने पहले कहा कि भाई एजेंट जो है वो प्रिंसिपल के लिए उसके बिहाफ पे काम कर रहा है, थर्ड पार्टी अगेंस्ट ये है ही है। तो बस 226 इतनी सी बात कह रहा है कि जब एजेंट के बिहाफ, मान लीजिए प्रिंसिपल के बिहाफ पे एजेंट जो है वो थर्ड पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो एजेंट जब थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेगा तो उससे अराइज होने वाले जो भी ऑब्लिगेशंस हैं वो बिल्कुल उसी तरीके से माना जाएगा जैसे प्रिंसिपल ने कॉन्ट्रैक्ट किया है और ये जो ऑब्लिगेशंस है ये प्रिंसिपल के अगेंस्ट अराइज हो रहे हैं, ठीक है। मतलब जो ड्यूटीज है उनका फुलफिलमेंट एजेंट को बिल्कुल उसी तरीके से करना होगा जैसे प्रिंसिपल करता। दूसरा 227, principle how far bound when agent exceeds authority। When an agent does more than is authorized to do so, and when the part of which he does, which is within authority, can be separated from the part which is beyond authority, so much only of what he has done as within the authority is binding as between him and his principal। मतलब अब देखिए यहाँ पे क्या चीज कह रहा है कि भाई एक एक्ट किया, ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया किसने, एजेंट ने थर्ड पार्टी के लिए।
अब यहाँ कह क्या रहा है कि उसमें उसने कोई काम किया जो कि उसकी अथॉरिटी के बियॉन्ड है। प्रिंसिपल ने अथॉरिटी जितनी दे रखी थी एजेंट को, उस अथॉरिटी के बियॉन्ड जाके उस उस बाउंड्री को सरपास करके एजेंट ने कोई एक्ट कर दिया। अब 227 स्टेट्स की वो जो एक्ट है वो इस तरीके का है, मान लीजिए कि वो सेपरेबल है, मतलब उसे सेपरेट किया जा सकता है कि विद इन द अथॉरिटी ये चीज, बियॉन्ड द अथॉरिटी ये चीज की गई है, और दोनों को सेपरेट करना पॉसिबल है। सेपरेट करना पॉसिबल का क्या मतलब है कि अगर उस पार्ट को एलिमिनेट कर दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए, तो रेस्ट ऑफ द थिंग दैट हैज बीन डन दे डू मेक सेंस, वो अपने आप में कंप्लीट है। मतलब ऐसा नहीं कि उसे हटा दो तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही इनवैलिड हो जाए, नहीं। वो इसे कह रहे सेपरेबल, मतलब दोनों की एग्जिस्टेंस रहेगी। उसे सेपरेट कर देने पे भी, उसे एलिमिनेट कर दिया, पार्ट कर दिया, तो भी द रेस्ट मेक सेंस। तो उस केस में जहां पे सेपरेबल है अगर, तो वहां पे जितना विद इन द अथॉरिटी है सिर्फ उतने के लिए ही प्रिंसिपल जो है वो बाउंड होगा, लेकिन जो बियॉन्ड द अथॉरिटी है उसके लिए नहीं। 228 बिल्कुल इसका कॉन्ट्ररी कह रहा है कि अथॉरिटी इज नॉट सेपरेबल। जब अगर अथॉरिटी ऐसी है कि भाई उसे विद इन द अथॉरिटी और एक्सेसिंग एक्सीडिंग द अथॉरिटी, मतलब बियॉन्ड द अथॉरिटी, दोनों एक्ट्स को सेपरेट नहीं किया जा सकता है, वहां पे क्या होगा, प्रिंसिपल इज नॉट बाउंड टू रिकॉग्नाइज द ट्रांजैक्शन। मतलब प्रिंसिपल के पास ये ऑप्शन है कि वो चाहे तो पूरे के पूरे ट्रांजैक्शन को रेप्यूडिएट कर दे। रेपुडिएट मतलब क्या हुआ, रेपुडिएट का मतलब कैंसिल कर देना, उसे पूरे के पूरे ट्रांजैक्शन को इज नॉट बाउंड टू रिकॉग्नाइज। वो बोले ही नहीं कि भाई ये उसके लिए हुआ है, क्योंकि अथॉरिटी की हुई थी, ठीक है, अथॉरिटी की लिमिट इतनी है। अब उसने क्या किया कि अथॉरिटी से एक्सीड करके कोई एक्ट कर दिया, लेकिन क्योंकि चीज ही ऐसा है कि उसे सेपरेट नहीं किया जा सकता। सेपरेट नहीं किया जा सकता क्या मतलब है कि अगर उनको उससे अलग करने की कोशिश करेगी, अथॉरिटी के अंदर इतना, अथॉरिटी के बाहर इतना, एक्ट को सेपरेट किया गया, तो वो पूरा का पूरा नलिफाई हो जाएगा। मतलब पूरे का कोई, दैट वुड नॉट मेक एनी सेंस, पूरे के पूरे की कोई मीनिंग नहीं होएगा। तो उस केस में क्या है, प्रिंसिपल जो है वो चाहे तो ट्रांजैक्शन को रेपुडिएट कर सकता है। तो प्रिंसिपल इज नॉट बाउंड टू रिकॉग्नाइज उस पूरे के पूरे ट्रांजैक्शन को ही वो नलिफाई कर सकता है। ए में रेपुडिएट द होल ट्रांजैक्शन, ठीक है। अब 229 क्या कह रहा है, consequences of notice given to agent, any notice given to or information obtained by the agent, मतलब एजेंट को कोई नोटिस दिया गया या उससे कोई इन्फॉर्मेशन ली गई, किसने किया, थर्ड पार्टी ने, क्योंकि पूरा का पूरा सेक्शन, पूरे के पूरे सेक्शन से हम थर्ड पार्टी के लिए कह रहे हैं। तो मतलब थर्ड पार्टी ने अगर किसी चीज के रिगार्डिंग कोई नोटिस दिया है, नोटिस दिया मतलब किसी चीज के बारे में कुछ बताया है, कोई जानकारी दी है, कोई नोटिस दिया है अगर एजेंट को, या उनसे कोई इन्फॉर्मेशन ली है, मतलब कोई इन्फॉर्मेशन दी है या कोई इन्फॉर्मेशन ली है अगर एजेंट को, तो ये मान के चलेंगे कि ये प्रिंसिपल को दिया गया है, have the same legal consequence as if it had been given or obtained by the principal। तो यही मान के चला जाए, तो यही थर्ड पार्टी यही मानेगी, क्योंकि द कॉन्सेप्ट इज द एंटायर। देखिए सारे सेक्शंस पर इतनी सी बात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जो सबसे इनिशियली हमने पढ़ा था, एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। एजेंट का काम ही है प्रिंसिपल के लिए काम करना या थर्ड पार्टी के बिफोर उसे रिप्रेजेंट करना। तो जब उसके लिए काम कर रहा है, वो थर्ड पार्टी के बिफोर उन्हें रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब जो वो कर रहा है वो प्रिंसिपल कर रहा है, यही मान के चलेंगे। लॉ तो ये कह रहा है कि भाई तुमने कर दिया तो मैंने मान लिया कि प्रिंसिपल ने, मालिक नहीं किया है, ठीक है। तो वही चीज है। तो 229 कहता है कि अगर कोई नोटिस दिया गया एजेंट को या कोई इन्फॉर्मेशन ली गई एजेंट से, तो मान के चलेंगे कि ये सारी चीजें खुद प्रिंसिपल के साथ ही की गई है, ठीक है। 230 agent cannot personally enforce nor be bound by contracts on behalf of principal। अब ये क्या कह रहा है, अब देखिए ये क्या कह रहा है, अभी जस्ट भी डिस्कस की, वो जो भी कुछ कर रहा है प्रिंसिपल के लिए कर रहा है, ठीक है, एजेंट। तो 230 ये कहता है कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट से, जो कि एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट है, उसने प्रिंसिपल के बिहाफ पे थर्ड पार्टी से किया है, वो पर्सनली लायबल नहीं होगा उससे, क्योंकि वो काम ही उसने किसके लिए किया है, प्रिंसिपल के लिए। तो उससे बाउंड वो कौन होगा, प्रिंसिपल ही होगा। वो पर्सनली मतलब अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में उसका, उसके लिए कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, उसका एनफोर्समेंट वो नहीं कर सकता इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी। इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी का मतलब है, मतलब अगर इसके अगेंस्ट, अगर कोई इसके अगेंस्ट, कॉन्ट्ररी मतलब ऑपोजिट, इसके ऑपोजिट अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हो, किसके ऑपोजिट, यहां जो लिखा है, an agent cannot personally enforce contract entered into him
ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल नॉर इज पर्सनली बाउंड बाय। मतलब जनरल रूल क्या हो गया, जनरल रूल साथ ही साथ एक्सेप्शन दोनों दे रखा है। जनरल रूल क्या कह रहा है कि भाई एजेंट जो है वो जो कॉन्ट्रैक्ट उसने थर्ड पार्टी से किया उसके लिए पर्सनली बाउंड नहीं हो सकता, पर्सनली लायबल होगा, ना ही पर्सनल वो एनफोर्स करेगा। मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट किया उसके लिए जो भी वो टास्क कर रहा है, जो भी परफॉर्मेंस कर रहा है, वो भी यही मान के चलेगी, यही माना ही जा रहा है कि उसने ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल किया है। एनफोर्समेंट भी कौन कर रहा है, प्रिंसिपल कर रहा है, एजेंट खुद नहीं कर रहा है अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में नहीं। और इसीलिए बाउंड भी कौन होगा, बाउंड भी प्रिंसिपल ही होगा, एजेंट नहीं होगा। एनफोर्समेंट भी प्रिंसिपल कर रहा है, बाउंड भी प्रिंसिपल ही होगा इस पूरे एक्ट से। ठीक है, ये हो गया जनरल। अब ऊपर क्या कह रहा है, इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट टू दैट इफेक्ट। मतलब अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट है जो कि इसके कॉन्ट्ररी बात कहता है, वो एक्सेप्शन हो गया, यानी कि इसके उल्टा। अगर इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट टू दैट इफेक्ट, अगर कोई इसके कोई कॉन्ट्रैक्ट है जो कि कॉन्ट्ररी बात, जैसे कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में ही लिखी हुई है ये चीज, कॉन्ट्रैक्ट में चीज मेंशन है कि भाई ऐसा है कि पर्सनली लायबल होगा या इस तरह की कोई चीज मेंशन कर रखी है, तब तो वहां पे वही क्लॉज, कॉन्ट्रैक्ट क्लॉज है, वही माना जाएगा। ठीक है, वो नहीं है इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट। और अगर उसका एब्सेंस है, कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी कोई चीज नहीं लिखी हुई है, तब ये जनरल रूल फॉलो किया जाएगा। ठीक है, अब ये कह रहा है प्रिजम्पशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्ररी। ऐसे कौन से सर्कमस्टेंसेस हैं, such a contract shall be presumed to exist in the following cases। अब जो ऊपर लिखा था ना, in the absence of any contract to that effect, मतलब ऐसे किसी केस में जहां पे कि कॉन्ट्ररी बात लिखी हुई हो, अगर उसका एब्सेंस है, मतलब वो नहीं दी हुई है, कॉन्ट्ररी बात अगर नहीं दी हुई है, किसी को एक क्लॉज ऐसा नहीं मेंशन करता है, तब तो जनरल रूल फॉलो होगा। और अगर कॉन्ट्ररी मेंशन करता है, तब वो जो क्लॉज में लिखी हुई बात है वही फॉलो होगी। अब ये क्या कह रहा है कि कॉन्ट्ररी लिखा हुआ माना जाएगा, प्रिजम्पशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्ररी। कि भाई प्रिजम्पशन यानी मान लेना, ठीक है, जो चीज प्रिज्यूम्ड है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे कौन सा एक्सेप्शन वाले कौन से कॉन्ट्रैक्ट होंगे, वही कह रहा है सच अ कॉन्ट्रैक्ट शैल बी प्रिज्यूम्ड टू एग्जिस्ट इन द फॉलोइंग केसेस। ये तीन केसेस जो नीचे मेंशन कर रखे हैं, इन सिनेरियो में माना जाएगा कि प्रिजम्पशन, प्रिज्यूम यानी माना जाएगा, इन तीन केसेस में ये माना जाएगा कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ऐसा है जहां पे कि ये प्रिज्यूम्ड ही है, जहां पे कि एजेंट पर्सनली लायबल है। अदरवाइज इनके अलावा ये तीन चीजें कह रहा है कि तीन केसेस ऐसा है, ये ऊपर जो कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी लिखा था वही चीजें तो बता रहा है कि प्रिजम्पशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्ररी कौन कौन सी कंडीशंस में हम मानेंगे। तो ये तीन केसेस दे रखा है जहां पे ये बता रहा है कि भाई जो कॉन्ट्ररी यानी इसकी उल्टी बात, यानी जो ऑपोजिट है, ऑपोजिट क्या हुआ कि एजेंट पर्सनली लायबल होगा। जनरल रूल क्या होगा, एजेंट पर्सनली लायबल नहीं होगा, ऑपोजिट यही हुआ ना कि एजेंट पर्सनली लायबल होगा। तो इन तीन केसेस में ये मानेंगे कि भाई एजेंट जो है वो पर्सनली लायबल है। इनके अलावा, इनके अलावा मतलब अगर ये नहीं हो, इनके एब्सेंस में, सेम चीज जो को लिखे, इनके एब्सेंस में जब ये नहीं है तो क्या होगा, तब जनरल रूल एप्लीकेबल होगा, यानी कि जो एजेंट है वो पर्सनली लायबल नहीं होगा। तो ये कौन से तीन केसेस हैं, पहला, when the contract is made by an agent for the sale or purchase of goods for a merchant resident abroad। अब पहला पहला सिनेरियो क्या है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट किया गया, एजेंट ने किया है। जब कोई कॉन्ट्रैक्ट एजेंट ने किया है, किस लिए, किसी गुड्स के सेल या परचेज के लिए, किसके बिहाफ पे, एक ऐसे मर्चेंट के बिहाफ पे जो कि बाहर रहता है, प्रेजेंट अब्रॉड। अब्रॉड मतलब क्या, मतलब इंडिया से बाहर रहता है, ठीक है, बाहर के देश में रहता है। जब एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो, मतलब जहां ऐसा कोई सिनेरियो जहां पे कि एजेंट किसी थर्ड पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, किस केस में, कोई गुड्स के सेल या परचेज के लिए किसी ऐसे मर्चेंट के बिहाफ पे जो कि खुद बाहर रहता है, तब वहां पे मानेंगे कि एजेंट जो है उस केस में पर्सनली लायबल होगा। वहां पे प्रिंसिपल यानी कि वो मर्चेंट जो है वो नहीं लायबल होगा, ना ही वो एनफोर्स करेगा उस कॉन्ट्रैक्ट को। भाई ड्यूटी जो है एनफोर्समेंट की वो भी एजेंट की है, वो पर्सनली लायबल है तब। और वहां पे लाइबिलिटी जो है यानी उससे बाउंड जो होगा वो भी एजेंट पर्सनली होगा, वहां पे प्रिंसिपल नहीं है। ठीक है, दूसरा केस, where the agent does not disclose the name of principal। अब क्या है, दूसरा केस क्या दे रखा है कि एजेंट, एक ऐसा केस जहां पे कि एजेंट बताए ही नहीं कि प्रिंसिपल कौन है। रीजन क्या हो, बहुत कुछ हो सकता है, रीजन स्पेसिफाइड नहीं है, लेकिन बिकॉज ऑफ एनी फैक्टर, एनी रीजन, जब एजेंट डिस्क्लोज ही ना करे कि प्रिंसिपल आखिर है कौन,
तो क्योंकि थर्ड पार्टी को यहाँ तो पता ही नहीं है कि प्रिंसिपल कौन है, तो फिर लायबल कौन हो जाएगा, इन्फोर्स भी करेगा और बाउंड भी होगा, दोनों एजेंट पर्सनली होगा। ठीक है। और थर्ड केस कह रहा है कि वेयर द प्रिंसिपल दो डिस्क्लोज कैन नॉट बी सूड, जहां पे अब तीसरा केस कैसी बात कर रहा है, तीसरा केस एक ऐसे चीज के बारे में, कैसे कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा है जहां पे कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ एजेंट ने किया थर्ड पार्टी के साथ, ठीक है, उसका प्रिंसिपल भी है, मतलब उसने प्रिंसिपल के बारे में बता रखा है, लेकिन वो कोई ऐसा इंसान है, प्रिंसिपल कोई ऐसा है जिसे सू नहीं किया जा सकता, जिसपे केस नहीं किया जा सकता है, ठीक है। वेयर द प्रिंसिपल दो डिस्क्लोज्ड, डिस्क्लोज्ड है यानी बता रखा है, एजेंट ने बताया है कि एक्स वाई जी इंसान मेरा प्रिंसिपल है, लेकिन उस पर केस नहीं किया जाता, कैन नॉट बी सूड। तो इन तीन केसेस कौन से, पहला जहां पे कि जो मर्चेंट गुड्स की किसी सेल परचेस के लिए है और जो प्रिंसिपल है जो मर्चेंट है वो खुद बाहर रहता है इंडिया से, दूसरा या तो एजेंट ने नाम ही नहीं बताया है, डिस्क्लोज नहीं किया कि प्रिंसिपल है कौन, या तीसरा जब नाम बताया है प्रिंसिपल का, डिस्क्लोज है, लेकिन उस पर केस किया नहीं जाता, पर्सन कैन नॉट बी सूड। तो इन तीन केसेस में ये मानेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट का एनफोर्समेंट भी एजेंट पर्सनली करेगा और बाउंड भी उससे कौन होगा, एजेंट जो है वो पर्सनली होगा, प्रिंसिपल नहीं होगा। इनके अलावा, मतलब अगर ऐसे केसेस नहीं है इन तीन के अलावा, अगर ऐसा कोई सिनेरियो का एब्सेंस है, ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है, तो जनरल रूल एप्लीकेबल होगा। जनरल रूल क्या है कि एजेंट जो है वो पर्सनली लायबल नहीं होता है, प्रिंसिपल होता है। ठीक है। अब आते हैं 231 पे। 231 क्या कह रहा है, राइट्स ऑफ पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय एजेंट नॉट डिस्क्लोज। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहां एजेंट ने कॉन्ट्रैक्ट किया है जिसमें राइट्स ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय एजेंट नॉट डिस्क्लोज, जहां पे कि एजेंट ने डिस्क्लोजर नहीं किया है, ऐसी पार्टी का राइट्स, राइट्स ऑफ पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट, ऐसी पार्टी, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें दो पार्टीज हैं, थर्ड पार्टी की बात हम कर रहे हैं, उनके राइट्स क्या होंगे जब एजेंट ने डिस्क्लोजर नहीं किया है, एजेंट बाय एजेंट नॉट डिस्क्लोज, मतलब थर्ड पार्टी के राइट्स क्या होंगे। If an agent makes a contract with a person, ठीक है, who neither knows or nor have reason to suspect, जब एजेंट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करता है, किसके साथ, थर्ड पार्टी के साथ कर रहा है, ठीक है, जहां पे कि थर्ड पार्टी हु नाइदर नोज, ना ही जानकारी है, नॉर हैज रीजन टू सस्पेक्ट, ना ही शक करने का कोई रीजन, ना उन्हें पता है, ना ही शक करने की कोई पॉसिबिलिटी, that he is an agent, his principal may require the terms of the contract, but the other contracting party has, as against the principal, the same rights as he would have had against the agent if he had been the principal। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि भाई एक एजेंट जो है वो थर्ड पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट करता है और उस उसने क्या क्या बताया ही नहीं कि वो भाई एजेंट है, ठीक है, उसने कॉन्ट्रैक्ट तो कर लिया, अब वो एजेंट है, उसने ये बात बताई नहीं कि वो एजेंट है प्रिंसिपल है, एजेंट है ये बात उसने डिस्क्लोज की ही नहीं कि वो कौन है, तो फिर थर्ड पार्टी तो कुछ भी मान सकती है ना कि वो एजेंट नहीं है, चलो प्रिंसिपल है, वो खुद ही कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। अब क्योंकि आपने बताया ही नहीं तो उसे कैसे पता चलेगा, इसीलिए लिखा है कि पार्टी नीदर नोज, ना ही उन्हें पता है, नॉर हैज रीजन टू सस्पेक्ट, ना ही उन्हें शक करने का कोई रीजन है, कोई रीजन नहीं है, हर मीटिंग में आप गए, हर बार आपने बात की, किसी और पर्सन का जिक्र भी नहीं, तो उसके पास उसे ना पता है ना जानकारी है, दैट ही इज एन एजेंट, कि वो एक एजेंट है, जिससे कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं वो एक एजेंट है। हिज प्रिंसिपल में रिक्वायर द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, प्रिंसिपल अब चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है, एजेंट और थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया, अब यहाँ एजेंट ने बताया नहीं है थर्ड पार्टी को, तो अब यहाँ प्रिंसिपल तो देखिए लिख रहा है कि प्रिंसिपल में रिक्वायर द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, प्रिंसिपल बोल सकता है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इन्फोर्सेबल है, इसका परफॉर्मेंस किया जाए, ठीक है, बट द अदर कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी, लेकिन जो दूसरी पार्टी यानी कि जो थर्ड पार्टी है, has against the principal the same rights as it would have against the agent if the agent had been the principal। अब थर्ड पार्टी के पास क्या राइट है कि वो बिल्कुल उसी तरीके से जैसे अगर एजेंट खुद प्रिंसिपल होता, एजेंट मान लीजिए खुद प्रिंसिपल होता, तो उसके जैसे राइट्स होते
वो उसी तरीके उतने राइट्स वो एजेंट के अगेंस्ट भी आ जाएंगे। मतलब अगर क्योंकि इसने बताया नहीं कि ये एजेंट है या प्रिंसिपल है, ठीक है। अब थर्ड पार्टी मान लीजिए इसे मान रही है कि भैया ऐसा है कि ये तो प्रिंसिपल है खुद, तो जैसे ये प्रिंसिपल होता, अगर एजेंट सच में प्रिंसिपल होता तो जितने राइट्स थर्ड पार्टी के प्रिंसिपल के अगेंस्ट होते वैसे ही इस एजेंट के अगेंस्ट भी अराइज होंगे। यही कह रहा है सेक्शन 231 का फर्स्ट पार्ट। ये देखिए, इफ एन एजेंट मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ पर्सन हु नीदर नोज नॉर हैज रीजन टू सस्पेक्ट, जब थर्ड पार्टी एक एजेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है जब उन्हें पता ही नहीं है, ना उन्हें जानकारी है, ना उन्हें शक करने का कोई रीजन है, उन्हें इस बारे में कोई जानकारी ही नहीं है कि वो जिसे कॉन्ट्रैक्ट करे वो एजेंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अब उनके पास क्या राइट है कि भाई द सेम राइट्स एज दे वुड हैव अगेंस्ट द एजेंट इफ द एजेंट हैड बीन द प्रिंसिपल, उनके पास वो सारे राइट्स आ जाएंगे। अब उन्हें लगता है कि वो एजेंट नहीं, वो खुद प्रिंसिपल है। तो जैसे प्रिंसिपल के अगेंस्ट जितने राइट्स होते हैं, मतलब इन्फोर्स कराने के लिए या सू करने के या उससे किस तरीके से बाउंड होते हैं, ये सारे जो राइट्स जैसे वो प्रिंसिपल के अगेंस्ट अराइज होते हैं बिल्कुल उसी तरीके से एजेंट के अगेंस्ट अराइज होंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी, ठीक है। भले प्रिंसिपल हो सकता है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट है वो कंप्लीटली एनफोर्सेबल है, इसे एनफोर्स किया जाए, लेकिन प्रिंसिपल के तो लेकिन जो थर्ड पार्टी है वो प्रिंसिपल एजेंट के अगेंस्ट अपने सारे राइट्स एक्सरसाइज कर सकती है। Now, if the principal discloses himself before the contract is completed, अब ये क्या कह रहा है, यहां तक तो बात हुई कि ठीक है उसे पता नहीं है थर्ड पार्टी को, तो वो बिल्कुल प्रिंसिपल जैसे एजेंट एज प्रिंसिपल होता तो एनफोर्स करा सकती थी कॉन्ट्रैक्ट, बिल्कुल वही सारे राइट्स होंगे, द सेम राइट्स एज इट वुड हैव हैड as against the agent if the agent had been the principal, principal अगर agent अगर principal हो तो जितने rights होते हैं वो rights arise होंगे थर्ड पार्टी के। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है कि भाई अगर मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने के पहले, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, कंप्लीट होने के पहले प्रिंसिपल क्या करता है, ये डिस्क्लोज कर देता है थर्ड पार्टी के बिफोर कि भाई ऐसा है कि मैं प्रिंसिपल हूं, ये प्रिंसिपल नहीं है, उसने बता दिया। अब द अदर कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी यानी थर्ड पार्टी मे रिफ्यूज टू फुलफिल द कॉन्ट्रैक्ट, यहां पे इनके पास क्या आ गया, राइट टू रेप्यूडिएट, राइट टू रेप्यूडिएट आ गया। मतलब वो कह सकते, थर्ड पार्टी कह सकती है कि ऐसा है कि अब हमें कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है, दे मे रिफ्यूज टू फुलफिल द कॉन्ट्रैक्ट if he can show that he had known who was principal in the contract, or if he had known that the agent was not the principal, he would have entered into the contract। कब रेप्यूडिएट करने का राइट है, दो केसेस दे रखे हैं इसके, देखिए अब सेकंड पार्ट ने कहा यार कि अब अगर कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने के पहले प्रिंसिपल ने बता दिया कि भाई आप तब से समझ रहे थे, आप परफॉर्मेंस जिसके लिए कर रहे हो वो प्रिंसिपल है, लेकिन वो प्रिंसिपल नहीं, असली में मैं प्रिंसिपल हूं भाई, वो तो एजेंट है मेरा, बीच में आके उसने कह दिया। अब जो थर्ड पार्टी है उसके पास एक ये नया राइट आ जाता है कि अगर वो इस बात को बता सके, प्रूफ कर सके, इफ ही कैन शो कि उसे पता था असली में शुरू से कि एजेंट जो ये झूठ बोल रहा है, मुझे शुरू से पता था कि यहाँ प्रिंसिपल कोई और है, ठीक है। पहली चीज कि हमें तो शुरू से पता था कि आप प्रिंसिपल हो, ये झूठ बोल रहा है, एजेंट प्रिंसिपल नहीं है, तो सिर्फ दिखा रहा है कि प्रिंसिपल है। या दूसरा, or if he had known that the agent was not a principal, he would have not entered into the contract, या उसे पता होता कि अगर ये एजेंट है तो हम इसके साथ कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते। दो केसेस क्या कह रहा है, पहला कह रहा है कि हमें शुरू से पता था कि ये झूठ बोल रहा है, प्रिंसिपल कोई और है, प्रिंसिपल आप हो या कोई और है, ये प्रिंसिपल नहीं है, बात हमें शुरू से पता थी। और दूसरा, ये प्रिंसिपल है तो हम इसके साथ कभी कॉन्ट्रैक्ट करते ही नहीं। इन दो केसेस में known who was the principal in the contract, हमें शुरू से पता था कि प्रिंसिपल कौन है, यानी आप प्रिंसिपल हो, ये इंसान झूठ बोल रहा है, एजेंट खुद को प्रिंसिपल बनके दिखा रहा है, ये पता था हमें। और if he had known that the agent was not a principal, he would not have entered into the contract। इन दो केसेस में थर्ड पार्टी के अगेंस्ट, थर्ड पार्टी के पास राइट टू रेप्यूडिएट यानी कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने का, उसको रेफ्यूज करने का एक राइट आ जाता है। यानी 231 ने क्या कहा, 231 ने दो तीन चीजें कही इंपॉर्टेंट। पहला तो ये कह रहा है कि भाई एजेंट ने क्या किया कि प्रिंसिपल के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट तो कर लिया, लेकिन खुद को क्या किया, बताया नहीं कि भाई वो जो है वो एजेंट है, ठीक है, ये डिस्क्लोज नहीं किया। तो अब क्या है, सामने वाली पार्टी ये समझ सकती है ना कि भाई ये तो खुद ही प्रिंसिपल है, तो उसने क्योंकि डिस्क्लोज नहीं किया है और सामने वाली पार्टी बिल्कुल उसने जो कहा वो मान गई, उसे उसके पास शक करने के लिए कोई रीजन ही नहीं है थर्ड पार्टी जो है। तो यहाँ पे अब जितने भी राइट्स जो हैं
एंड लाइबिलिटीज दोनों थर्ड पार्टी के जो भी चीजें अराइज हो रही हैं वो उसी एजेंट के अगेंस्ट अराइज होगी, एजेंट के तौर पे नहीं, बिल्कुल ऐसे जैसे वही प्रिंसिपल हो। ठीक है, तो प्रिंसिपल हो उसके अगेंस्ट जितनी, प्रिंसिपल के अगेंस्ट जितनी राइट्स अराइज होती थर्ड पार्टी की, वैसे ही उस एजेंट के अगेंस्ट दो नॉट द प्रिंसिपल लेकिन प्रिंसिपल के तौर पे अराइज होंगी। और दूसरा पार्ट कह रहा है कि ये तो हो गया कि ठीक है राइट्स अराइज होंगी। अब सेकेंड पार्ट कह रहा है कि और जब इस सिचुएशन में क्या हुआ कि भाई एजेंट ने तो बताया नहीं है, अब प्रिंसिपल ने क्या किया कि प्रिंसिपल ने खुद ने कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने के पहले बता दिया कि सुन भाई ऐसा है, ये इंसान कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है मेरे लिए कर रहा है, ये एजेंट है मेरा, प्रिंसिपल मैं हूँ। और जो थर्ड पार्टी है वो बताए कि हमें तो शुरू से बात पता थी, इसने बताया ही नहीं, एजेंट ने नहीं बताया तो हमें भी कुछ नहीं कहा, ये बात हमें तो शुरू से पता थी कि ये आपका एजेंट है, आपके लिए काम कर रहा है और ये एजेंट के तौर पे कर रहा है। अगर ये एजेंट है ना, हमें इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना ही नहीं था, हम कभी नहीं करते। इन दोनों केसेस में जब उसने छिपाया, भाई जब थर्ड पार्टी को पता है कि एक्चुअली कौन है प्रिंसिपल, हु इज द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल है कौन, और दूसरा कि जिसके साथ वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो प्रिंसिपल नहीं एजेंट है और उस एजेंट के साथ तो वो कभी ना करे कॉन्ट्रैक्ट, तो वहां पे उस थर्ड पार्टी के पास राइट टू रेपुडिएट यानी राइट टू कैंसल द या रिफ्यूज द कॉन्ट्रैक्ट अराइज होता है। ठीक है, अब आते हैं 232 पे। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद एजेंट supposed to be principal where one man makes a contract with another। ठीक है, वन मैन कौन है यहाँ पे, ये जो वन मैन लिखा है ये बात कर रहे हैं एजेंट की, और ये कॉन्ट्रैक्ट विद अनदर ये बात हो रही है थर्ड पार्टी की। जब एक इंसान मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट में दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट में जाता है, मतलब कौन, एजेंट जो है वो थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में जाता है, नीदर नोइंग नॉर हैविंग रीजनेबल ग्राउंड टू सस्पेक्ट दैट द अदर इज एन एजेंट। ओ अच्छा, ये ऐसा है, ये थर्ड पार्टी है और ये एजेंट है। वन मैन यानी ये थर्ड पार्टी की बात हो रही है, विद अनदर ये एजेंट है। ठीक है, और क्या क्या रहा है कि भाई अब जैसे हमने पिछले सेक्शन में पढ़ा, उन उस पार्टी के पास नहीं, थर्ड पार्टी के पास कोई रीजन ही नहीं था ये विश्वास करने का, ये बिलीव करने का कि ये जो है वो प्रिंसिपल नहीं है, ये मानने का कोई रीजन नहीं था कि वो एजेंट है। neither knowing or nor having reasonable ground to suspect that the other is an agent, just like the previous section जो पिछले सेक्शन में बात करी वही, कि ना उन्हें कोई जानकारी थी ना ही कोई रीजन था इस बात पे शक करने का कि भाई ये प्रिंसिपल खुद नहीं है, ये एक एजेंट है। The principal, if he requires the performance of the contract, can only obtain such performance subject to the rights and obligations subsisting between the agent and another party of the कॉन्ट्रैक्ट। देखिए पिछले सेक्शन से ही रिलेट करके 231 भी क्या कह रहा था कि अब क्योंकि उन्हें पता नहीं, जानकारी नहीं, उनके पास कोई रीजन भी नहीं है इस बात को क्वेश्चन करने का, इस पे सस्पेक्ट करने का, तो वहां पे थर्ड पार्टी के राइट्स कैसे अराइज होंगे, थर्ड पार्टी के राइट्स जो एजेंट है उसके अगेंस्ट बिल्कुल उसी तरीके से अराइज होंगे जैसे वो खुद प्रिंसिपल हो। ठीक है, यहाँ पे अब क्या कह रहा है, इसी में थोड़ा सा एक्सटेंशन उसी सेक्शन का, कि अब यहाँ पे क्या है कि सेम पहले से सेम चीज कह दिया है कि थर्ड पार्टी ने एजेंट के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया, ना ही उन्हें पता है ना कोई रीजन उसको क्वेश्चन करने का, शक करने का एजेंट पे। यहाँ पे प्रिंसिपल क्या है, ही में रिक्वायर द परफॉर्मेंस, वो परफॉर्मेंस अपने बिहाफ पे करवा सकता है, कब, ओनली ऑब्टेन सच परफॉर्मेंस सब्जेक्ट टू द राइट्स एंड ऑब्लिगेशन सबसिस्टिंग बिटवीन एजेंट एंड अदर पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जो जो थर्ड पार्टी थी वो तो मान के चल रही है कि यही एजेंट है, तो उसके उसको ध्यान में रखते हुए कि भाई ये मान के चल रहे हैं कि यही प्रिंसिपल है, तो सारे राइट्स जो है और ऑब्लिगेशन इसी के अगेंस्ट अराइज होंगे, इसको ध्यान में रखते हुए ही, सब्जेक्ट टू दिस, इसको ध्यान में रखते हुए ही प्रिंसिपल जो है वो परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कह सकता है कि परफॉर्मेंस एक्चुअली मेरे लिए है। भाई अब जो चीजें जैसे एजेंट को अगर मिली है, ठीक है, ट्रांजैक्शन के अंदर किसी चीज को पैसे के लेन देन के लिए मान लीजिए अगर हुआ, थर्ड पार्टी ने कोई पैसा दिया, ठीक है, किसी चीज के सेल परचेज के लिए थी कॉन्ट्रैक्ट, तो थर्ड पार्टी को पैसे देने थे एंड एजेंट को क्या करना था, एजेंट को कोई गुड्स देने थे थर्ड पार्टी को। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि भाई क्योंकि एजेंट ने बताया नहीं, एजेंट ने सब बोला कि भाई उसने बिल्कुल अपने तरीके से कॉन्ट्रैक्ट है, उसने बताया नहीं, जिक्र ही नहीं किया प्रिंसिपल का, थर्ड पार्टी क्लियर है कि यही जो है खुद ही प्रिंसिपल है, वही कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। वहां पे क्या है, अब उसे जैसे पैसे मिले,
इस ट्रांजैक्शन के अंदर, ठीक है। तो क्योंकि थर्ड पार्टी को लगता है कि प्रिंसिपल यही है, यहाँ पे एक्चुअल जो प्रिंसिपल है, जिसे जिसने अपॉइंट किया है एजेंट को, वो क्या कर सकता है, वो परफॉर्मेंस रिक्वायर कर सकता है कि उसके लिए की जाए, लेकिन subject to can only obtain such performance subject to the right or obligations subsisting between agent and third party, subject to the rights and obligations जो इन दोनों के बीच अराइज हुए हैं उसको ध्यान में रखते हुए। इसलिए क्या कह रहा है, ए who owed 500 rupees to B sells 1000 rupees worth of rice to B। ए ने क्या किया कि ए के पास बी के 500 रुपए थे, ठीक है, ए एक पार्टी है, इसके इलस्ट्रेशन देखिए, ए जो है इसके पास बी के 500 रुपए थे, ओज 500 टू बी, ठीक है, ए के पास बी के 500 रुपए थे। उसने क्या किया, सेल्स 1000 रुपीज वर्थ ऑफ राइस टू बी, ठीक है, इसके पास बी के 500 रुपए ड्यू थे, इसने किया क्या, सेल राइस ऑफ 1000 टू बी, बी के 500 रुपए ड्यू थे ए के पास, ठीक है, तो इसने किया क्या कि 1000 रुपए का चावल जो है वो उसे बेच दिया। नाउ अब ए कौन है, ए खुद तो एजेंट है सी का, ये खुद प्रिंसिपल नहीं है, मतलब बी कौन हो गया यहाँ पे इस क्वेश्चन में, ए जो है वो एजेंट, बी जो है वो थर्ड पार्टी हो गई, ठीक है, और सी जो है वो प्रिंसिपल। यही तो है, यही कह रहा है ना कि ए के पास खुद ड्यू था कुछ पैसा बी का, तो उसने क्या किया कि भाई 1000 रुपए के चावल से बेच दिए, लेकिन ए खुद जो है वो सी का एजेंट है, बट बी हैज नो नॉलेज नॉर रीजनेबल ग्राउंड ऑफ सस्पिशन दैट सच इज द केस, लेकिन बी यानी जो थर्ड पार्टी है उसे इस बारे में कोई जानकारी है ही नहीं। तो यहाँ अब यहाँ तक तो ये बी को सिर्फ इस इतने चीज के बारे में पता है कि भाई ठीक है इसके पास 500 रुपए मेरे ड्यू थे, इसने 1000 के चावल बेचे हैं। अब बी को खुद ये बात नहीं पता कि ये तो एजेंट है, ये सी का एजेंट है। नाउ सी कैन नॉट कंपेल बी टू टेक द राइस विदाउट अलाउइंग हिम टू सेट ऑफ एज डेट। अब यहाँ पे सी यानी कि जो थर्ड पार्टी है वो बी को यानी कि जो सी यानी कि जो प्रिंसिपल है, बी जो थर्ड पार्टी है उसे कंपेल नहीं कर सकती, उसे मतलब कंपेल नहीं किया जा सकता है, प्रिंसिपल थर्ड पार्टी को कंपेल नहीं कर सकता है किस चीज के लिए, टू टेक द राइट्स विदाउट अलाउइंग हिम टू सेट ऑफ एज डेट। भाई जो एजेंट है उसका डेट को सेट ऑफ किए यानी सेटल किए बिना राइट्स लिए जाने से के लिए कंपेल नहीं कर सकता है। भाई ये उनके आपस के बीच की बात है कि तुम चावल दे रहे हो मेरा डेट सेट ऑफ होगा, ये सारा कुछ करने के लिए प्रिंसिपल जो है इसमें कोई उसका कोई हिस्सा ही नहीं है, वो कुछ कर ही नहीं रहा, एजेंट ने अपनी कैपेसिटी में क्या बताया ही नहीं, प्रिंसिपल है क्या है इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि प्रिंसिपल है, एजेंट खुद खुद एक एजेंट है, इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी थर्ड पार्टी को। तो अब इनके बीच में भाई वो अपने डेट को सेट ऑफ कराने के लिए कर रहा है, यहाँ प्रिंसिपल जो है वो किसी तरीके को उसका कोई रोल नहीं, कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, बस सिंपल सी बात ये 232 कह रहा है कि अब आपस में आप देख लो, भाई मुझे पता नहीं था इस बारे में, ठीक है। 231 231 का फर्स्ट पार्ट भी तो ये कह रहा है कि भाई उनको कोई जानकारी नहीं थी थर्ड पार्ट की, एजेंट ने बताया नहीं, तो अब जो राइट्स एंड ऑब्लिगेशन है वो प्रिंसिपल के अगेंस्ट नहीं राइज होंगी बल्कि एजेंट के अगेंस्ट ही होंगी जिससे वो खुद प्रिंसिपल हो। 232 ये कह रहा है कि भैया आप प्रिंसिपल को उससे कोई मतलब नहीं है, वो रिक्वायर कर सकता है सब्जेक्ट टू कि भाई आपस की बात है, अब देख लो मेरा कोई इंटरफेरेंस नहीं है इसमें, बस यही कह रहा है। सी के नॉट कंपेल, सी कौन है, प्रिंसिपल है, वो बी को, बी कौन है फिर थर्ड पार्टी को राइस ले जाने के लिए टू टेक द राइस विदाउट अलाउइंग हिम टू सेट ऑफ, भाई ए का डेट सेट ऑफ करे ये सब करने के लिए इसको वो कंपेल नहीं कर सकता। टू 33 right of person dealing with agent personally liable in cases where the agent is personally liable, a person dealing with him may hold either him or his principal or both of them liable। अब ये क्या कह रहा है, जहां पे कि एजेंट पर्सनली लायबल हो, ऐसे केसेस में जब एजेंट पर्सनली लायबल हो वहां पे थर्ड पार्टी जो है उसके पास क्या राइट है कि या तो वो ईदर हिम एजेंट को और प्रिंसिपल या प्रिंसिपल को और बोथ ऑफ देम या दोनों को
किसी को भी लायबल ठहरा सकती है। मतलब जो एक्ट्स है उससे बाउंड या तो सिर्फ प्रिंसिपल हो सकता है या सिर्फ एजेंट हो सकता है या दोनों हो सकते हैं, विच ऑल्सो मीन्स कि केस भी एजेंट पे अकेले किया जा सकता है या प्रिंसिपल पे अकेले किया जा सकता है या फिर दोनों पे भी थर्ड पार्टी कर सकती है। ये कौन सी केस है जहां पे कि एजेंट लायबल होगा पर्सनली, जो हमने प्रीवियस सेक्शन में सेक्शन 231 में सॉरी 230 में पढ़ा। 230 में जो तीन केसेस दे रखे थे कि भाई जहां पे जो मर्केंट है अगर वो बाहर रहता है, इंडिया के बाहर है, या फिर क्या है एजेंट ने डिस्क्लोज ही नहीं किया प्रिंसिपल का नाम, या अगर डिस्क्लोज किया भी है तो भाई उसको केस उस पे केस नहीं किया सकता, उस पे सू नहीं उसको सू नहीं किया जा सकता है। इन तीन केसेस में प्रिंसिपल एजेंट जो है वो पर्सनली लायबल होता है, हमने देखा। तो ये वैसे ही केस की बात कर रहा है कि ऐसे किसी केस में थर्ड पार्टी जो है, थर्ड पार्टी के पास बहुत ऑप्शंस दे रखे हैं कि या तो वो एजेंट पे केस करे अलग से इंडिविजुअली, या वो प्रिंसिपल पे इंडिविजुअली केस करे, या फिर दोनों पे केस करे। ये सब लायबल हो जाएंगे, मतलब एजेंट भी इंडिविजुअली लायबल है, प्रिंसिपल भी इंडिविजुअली लायबल है, और दोनों साथ में भी बोथ दोनों भी लायबल है। अब 234, consequence of inducing agent or principal to act or believe the principal agent will be held exclusively liable। ये क्या है? ये एक ऐसे केस सिनेरियो की बात करता है जहां पे कि थर्ड पार्टी ने गलत किया। थर्ड पार्टी ने क्या किया? इंड्यूस मतलब एक तरीके से भरोसा दिलाना, बहकाना कह लीजिए। थर्ड पार्टी ने क्या किया कि एजेंट को भरोसा कुछ दिलाया और प्रिंसिपल को भी। अब वो क्या है देखते हैं। When a person who has made a contract with an agent, अब ये पर्सन कौन है? ये है थर्ड पार्टी विद एन एजेंट, और ये तो क्लियरली लिखा ही है कि जब एक थर्ड पार्टी एजेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है, पहले तो ये induces the agent to act upon the belief that the principal only will be held liable। induce मतलब उसे भरोसा दिलाती है, to make believe, उसे बहकाते हैं, बात बोल के कन्विंस करते हैं, अरे भाई तुम चिंता मत करो, कुछ हुआ है तो इसके लिए हम, तुम तो एजेंट हो ना, तुम्हारे प्रिंसिपल पे केस करेंगे हम लोग, वो भाई कर लो आराम से कर लो, चिंता मत करो, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कुछ गलती हो भी तो तुम्हारे प्रिंसिपल को देखना, तो तुम्हारे प्रिंसिपल देखेगा, उस पे केस करेंगे, तुम पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आएगी, केस हम लोग तुम्हारे प्रिंसिपल पे ही करेंगे। ठीक है, तो अगर इंड्यूस करती है थर्ड पार्टी, इंड्यूस करती है एजेंट को, क्या कहेंगे कि एक्सक्लूसिवली जो ट्रांजैक्शन है इसके लिए एक्सक्लूसिवली मतलब सिर्फ और सिर्फ, एक्सक्लूसिवली सिर्फ जो प्रिंसिपल है उसको ही लायबल बनाया जाएगा। और या फिर और कह रहा है एंड नहीं, या फिर induces the principal to act upon the belief that the agent only will be held liable। या दूसरी चीज क्या कहता है कि इसका उल्टा बिल्कुल, प्रिंसिपल को ये भरोसा दिलाता है, प्रिंसिपल को इंड्यूस करता है कि भाई करो ना, एजेंट है ना, उस पे केस कर दिया जाएगा, क्या ही हो गया, एजेंट ही तो है। उसे इस बात का भरोसा दिलाता है कि एक्ट करो, तुम ये चीज करो, आप ये चीज करो, और इसके लिए अगर कुछ गलत हुआ भी तो लाइबिलिटी सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली सिर्फ एजेंट की होगी। मतलब एक ही बात वो दोनों पार्टी को कह रहा है, या तो वो एजेंट को कह रहा है कि सिर्फ आपके इस एक्ट से कुछ हुआ भी तो सिर्फ प्रिंसिपल लायबल होगा, या फिर वो प्रिंसिपल कह रहा है कि आपके इस एक्ट के लिए सिर्फ एक्सक्लूसिवली टर्म यूज किया हुआ है, सिर्फ एजेंट लायबल होगा। उस केस में he cannot afterwards hold liable the agent or the principal respectively। अब यहाँ पे respectively मतलब ऐसे कोई केस में वो बाद में उस पार्टी को लायबल नहीं बना सकता है। यानी कि जब उसने बोला कि अगर एजेंट को कहा कि भाई तुम चिंता मत करो, सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल जो है वो लायबल होगा, तो वो वहां पे एजेंट को लायबल नहीं बना सकते। देखिए he cannot afterwards बाद में होल्ड लायबल द एजेंट, पहले केस में एजेंट की बात की गई थी, और प्रिंसिपल दूसरे केस में प्रिंसिपल की बात की थी, रेस्पेक्टिवली मतलब उसी ऑर्डर में। यानी पहले केस में क्या कहा कि एजेंट को बोला कि सिर्फ एक्सक्लूसिवली प्रिंसिपल लायबल, ठीक है, यही कहा। तो यहाँ पे इस केस में एजेंट को लायबल आप बाद में नहीं बना सकते हो। वैसे ही दूसरे केस में क्या कहा, प्रिंसिपल को कहा, प्रिंसिपल को क्या कहा, एक्सक्लूसिवली एजेंट लायबल, यही कहा। ऐसे केस में अब बाद में प्रिंसिपल को लायबल नहीं बनाया जाता। यानी फर्स्ट केस में अब जब एक्सक्लूसिवली कहा तो सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपली, कुछ हुआ भी उस ट्रांजैक्शन की वजह से कुछ गलत हुआ तो सिर्फ लायबल प्रिंसिपल होगा, और दूसरे केस में सिर्फ लायबल एजेंट होगा। अब आप दूसरी पार्टी को लायबल नहीं बना सकते। 235
लाइबिलिटी ऑफ प्रिटेंडेड एजेंट, प्रिटेंड का मतलब क्या होता है? प्रिटेंड का मतलब प्रिटेंडेड मतलब प्रिटेंड का मतलब होता है कुछ ऐसा दिखाना जो एक्चुअली नहीं है। जैसे मान लीजिए अम, एक उसे क्या कह सकते हैं, कुछ ऐसा शो करना जो कि एक्चुअली नहीं हो। जैसे मान लीजिए कोई अगर इंसान, कोई कोई इंसान है जो कि बहुत स्मार्ट नहीं है, ठीक है, बहुत स्मार्ट नहीं है, पर ही इज वेरी अशेम्ड कि वो ऐसा क्यों है, इसलिए वो दूसरों के सामने अपनी इंफीरियोरिटी को छुपाने के लिए बहुत ही प्रिटेंड करता है, यानी बनावटी तरीके से दिखाना, बनावट करना। भाई वो बिल्कुल ऐसे फेक दिखाता है कि ओ भाई आई एम वेरी स्मार्ट, आई कैन हैंडल एवरीथिंग, आई कैन गो थ्रू एनीथिंग, आई कैन मैनेज एवरीथिंग सिंगल हैंडेडली, मैं सब कुछ खुद ही कर सकता हूँ। तो वो प्रिटेंड करना मतलब कुछ बना के नकली तरीके से दिखाना, ठीक है। 235 एक ऐसी बात कर रहा है कि जब एजेंट प्रिटेंशियस है, मतलब वो नकली एजेंट है, वो असली में नहीं है, लाइबिलिटी ऑफ प्रिटेंडेड एजेंट, यानी कोई इंसान सिर्फ दिखा रहा है कि वो एजेंट है पर एक्चुअली नहीं है। A person untruly representing himself to be the authorized agent of another, यानी एक इंसान सिर्फ अनट्रूली, झूठ, गलत तरीके से ये दिखाता है सामने वाले को, यानी थर्ड पार्टी को, कि वो ऑथराइज्ड एजेंट है प्रिंसिपल का। अब अगर ए एक इंसान है, ठीक है, इसने, तीन थर्ड पार्टी है, इसने क्या किया, झूठ बोल के प्रिटेंड किया, प्रिटेंड किया क्या कि भाई मैं तो एक्स का, एक्स मेरा प्रिंसिपल है, मैं तो एक्स का एजेंट हूँ, प्रिटेंडेड एजेंट, उसने झूठ बोला कि मैं ऑथराइज्ड एजेंट हूँ किसी का, प्रिंसिपल का, एंड thereby inducing a third person to deal with him as such agent। और ये एजेंट बन के, उसका एजेंट बन के वो क्या करता है, थर्ड पार्टी को इंड्यूस करता है, कन्विंस कर लेता है उसे, उन्हें बहका के मना लेता है कि भाई एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए, झूठ मूठ का दिखा के कि वो किसी सर्टेन पार्टी का क्या है, एजेंट है, वो दिखा के अगर कॉन्ट्रैक्ट करवा लेता है थर्ड पार्टी के साथ, तो वहां पे सच एजेंट इज लायबल इफ द अलेजेड एम्प्लॉयर यानी ये कौन हो गया, ये प्रिंसिपल, डज नॉट रैटिफाई हिज एक्ट। रैटिफाई मतलब हमने पढ़ा था क्या, वैलिडेट, to make compensation to the other in respect of any loss or damage which he has incurred by so dealing। अब ये क्या कह रहा है, कोई एक ऐसा एजेंट है जिसने झूठ बोल के कि भाई मैं सच एंड सच इंसान का एजेंट हूं, जबकि वो एक्चुअली ऐसा नहीं है, वो एजेंट है ही नहीं, झूठ बोल के थर्ड पार्टी से उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अब कॉन्ट्रैक्ट कर तो लिया, यहाँ पे क्या चीज लिखी हुई है, अब उसके इस कॉन्ट्रैक्ट को, उसके इस एक्ट को अगर सो कॉल्ड एम्प्लॉयर क्यों लिखा है, या अलेजेड एम्प्लॉयर, अलेजेड मतलब होता है कि भाई जिस चीज, जिसके बारे में झूठ मूठ का कह दिया, जैसे एलिगेशन टर्म होता है, एलिगेशन में क्या है, बाद में प्रूफ होगा या डिस्प्रूव होगी, ये दो चीज होती है, वही अलेजेड होता है, मतलब वो है या नहीं है वो भी क्वेश्चन में है। तो अलेजेड एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर प्रिंसिपल हो गया, अलेजेड यानी वो क्वेश्चन में है, अभी उसने तो कह दिया ना कि हाँ एक्स मेरा प्रिंसिपल है, लेकिन अभी सही में पता ही नहीं कि वो है कि नहीं है। तो वो जो अलेजेड एम्प्लॉयर है, अगर उसकी एक्ट को, उसके जो जो कॉन्ट्रैक्ट उसने किया है थर्ड पार्टी के साथ, उसे रेटिफाई नहीं करता, यानी वैलिडेट, रेटिफाई मतलब क्या पढ़ा था हमने, वैलिडेट, वैलिडेट नहीं करता है, तब थर्ड पार्टी को, एजेंट जो है उसे थर्ड पार्टी को जो भी लॉसेस थर्ड पार्टी को इनकर हुआ है, अगर उसके झूठ की वजह से, झूठ की वजह से जो कॉन्ट्रैक्ट किया उसकी वजह से थर्ड पार्टी को कोई भी लॉसेस इनकर हुए हैं, तो एजेंट उसको कॉम्पनसेट करेगा। 235 यही कहता है कि अगर कोई इंसान प्रिटेंड करके झूठ बोलता है कि भाई मैं सच एंड सच पर्सन का एजेंट हूं, और उसके इस इंड्यूसमेंट की वजह से थर्ड पार्टी जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है, इस केस में अगर उससे कोई भी लॉसेस इनकर हुए थर्ड पार्टी को उसके इस छूट की वजह से जिससे वो एक्ट हुआ, तो वहां पे जो एजेंट है वो लायबल है किस चीज के लिए, कॉम्पनसेट करने के लिए जो भी लॉसेस इनकर हुए हैं थर्ड पार्टी को। 236 if person falsely contracting as agent not entitled to performance
A person with whom a contract has been entered into the character of agent is not entitled to require the performance of it if he was in reality acting not as agent but on his own account. अब 236 भी एक ऐसे ही केस की बात कर रहा है जहां पे प्रिटेंड किया गया है कि वो एजेंट है। 236 क्या कहता है कि जब एक इंसान प्रिटेंड करके मतलब झूठ दिखा के थर्ड पार्टी का तो एक्स वाई जी इंसान का एजेंट है, ठीक है, मतलब वो एक्चुअली एजेंट नहीं है, वो है ही नहीं, कोई प्रिंसिपल उसका नहीं है, वो किसी के लिए काम नहीं करता, एम्प्लॉय नहीं है किसी का। तो वहां पे क्या है, वो अगर ऐसा प्रिटेंड करके कि भाई वो एक्स वाई जी इंसान का एजेंट है, वो अगर जाता है किसी थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए उसने कॉन्ट्रैक्ट कर तो लिया लेकिन वो एंटाइटल्ड नहीं है कि उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो परफॉर्मेंस है वो उसके लिए की जाए। Is not entitled to require the performance of it if he was in reality not an agent but acting on his own account। अगर वो खुद के लिए किसी के एजेंट के तौर पे नहीं, अपने लिए चीजें कर रहा था, ठीक है, वो जो भी कर रहा था वो कॉन्ट्रैक्ट उसे लग रहा था कि इससे उसे फायदा होगा, ठीक है, इसलिए वो सिर्फ अपने लिए कर रहा था, किसी के एजेंट के तौर पे नहीं, तो वहां पे वो उस कॉन्ट्रैक्ट के परफॉर्मेंस के लिए एंटाइटल्ड नहीं है। लेकिन ये देखिए दोनों सेक्शन को हम रिलेट करेंगे, क्या कह रहा है, एंटाइटल नहीं है परफॉर्मेंस के लिए, लेकिन अगर थर्ड पार्टी को उससे कोई लॉस हुआ, लॉस इनकर हो गया, अगर उसकी छूट की वजह से एक्ट कर दिया इंड्यूसमेंट में आके थर्ड पार्टी ने, अब उससे जो लॉसेस इनकर हुए उसको कॉम्पनसेट वो करेगा। Now the second last section of not this topic, not this subtopic, but the entire contract act. अब ये हम दो सेक्शंस करेंगे और हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कंप्लीट हो जाएगा। So 237 liability of principal inducing believe that agents unauthorized act were authorized when an agent has without authority। पहले तो एजेंट ने क्या किया, एजेंट ने काम किया है विदाउट अथॉरिटी, ठीक है, done acts or incurred obligations to third person on behalf of his principal। अब यहां उसने झूठ नहीं कहा कि भाई वो किसी का एजेंट है, नहीं वो है एजेंट, सच में है, लेकिन उसने किया क्या, कोई एक्ट किया थर्ड पार्टी के जो कि ऑथराइज्ड नहीं है, अनऑथराइज्ड एक्ट किया है। ये हमने पहले भी ऐसी चीजें देखी थी, यहाँ पे क्या था, प्रिंसिपल के पास ऊपर पढ़ा था कि क्या है, राइट टू रेप्यूडिएट आ जाता है प्रिंसिपल के पास। यहाँ क्या कह रहा है, प्रिंसिपल इज बाउंड बाय सच एक्ट और ऑब्लिगेशन इफ he has by his words or conduct induced such person to believe that such act and obligations are within the scope of agent's authority। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि प्रिंसिपल, पहले एजेंट ने तो भाई कर दिया बिना अथॉरिटी के, लेकिन वो प्रिंसिपल सच में है, एजेंट सच में है, हालांकि जो चीज उसने करी वो ऑथराइज नहीं था, उसकी अथॉरिटी के बाहर था। इस केस में अब प्रिंसिपल क्या कर रहा है, प्रिंसिपल आया सिनेरियो में, प्रिंसिपल ने क्या किया कि थर्ड पार्टी को सच पता नहीं हो जाए, उसने क्या किया कि भरोसा दिलवा दिया, इंड्यूस कर दिया, भरोसा दिलवा दिया कि नहीं 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 भाई इसने जो किया वो ऑथराइज है, डोंट वरी, आप चिंता मत करो, मैंने ही कहा था उसे ये करने के लिए, उसको इतनी कैपेसिटी है, उसको इतना पावर दे रखा है मैंने कि वो ये चीज कर सकता है, ठीक है, भरोसा दिलवा दिया थर्ड पार्टी को कि जो एक्ट है वो अनऑथराइज नहीं बल्कि ऑथराइज है जो एजेंट ने करा। वहां पे क्या होगा, अब प्रिंसिपल उन चीजों से बाउंड हो गया, उस एक्ट से वो बाउंड हो जाता है। इफ ही हैज बाय वर्ड्स और कंडक्ट इंड्यूस सच पर्सन टू बिलीव दैट सच एक्ट ऑब्लिगेशन विद द कैपेसिटी ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी, प्रिंसिपल इज बाउंड बाय सच एक्ट और ऑब्लिगेशन। अब प्रिंसिपल उससे बाउंड हो गई है, परफॉर्मेंस जो होगी वो भी उसके लिए, लाइबिलिटी जो अराइज होगी वो भी उसके लिए, सू भी किया जाएगा तो भी उसे किया जाएगा। अब उस चीज से क्योंकि आपने उसे अप्रूव कर दिया है, आपने थर्ड पार्टी के सामने अप्रूव कर दिया है, तो अब आपने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, जब अप्रूव किया है तो एजेंट इज एक्टिंग फॉर यू ऑन योर बिहाफ, तो अब पूरी की पूरी लाइबिलिटी आपकी। एंड द लास्ट सेक्शन ऑफ दिस एंटायर एक्ट, effect on agreement of misrepresentation or fraud by agent। एजेंट क्या करता है, अगर मिसरिप्रेजेंटेशन या फ्रॉड करता है उसका अग्रीमेंट पे क्या असर होगा। मिसरिप्रेजेंटेशन मेड or fraud committed by agent acting in the course of their business for the principal have the same effect on agreement made by such agent as if such misrepresentation or fraud had been made or committed by the principal। जैसे अब ये क्या कह रहा है, बट मिसरिप्रेजेंटेशंस मेड और फ्रॉड्स कमिटेड बाय एजेंट इन मैटर्स व्हिच डू नॉट फॉल विद इन देयर अथॉरिटी डू नॉट अफेक्ट देयर प्रिंसिपल्स। अब देखिए ये सेक्शन क्या कह रहा है, ये सेक्शन इसने इसे कैटेगराइज कर दिया। पहली चीज तो कह रहा है कि अगर एजेंट ने कोई मिसरिप्रेजेंटेशन या फ्रॉड किया, मतलब थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के दौरान कॉन्ट्रैक्ट में उसने किसी तरीके का मिसरिप्रेजेंटेशन या फ्रॉड किया है,
अब इसे ये दो कैटेगरी में 238 जो है वो कैटेगराइज कर देता है। देखिए 238 क्या कह रहा है कि हाँ ठीक है, ये मिसरिप्रेजेंटेशन या फ्रॉड तो है, ठीक है, 238 में मिसरिप्रेजेंटेशन या फ्रॉड तो कर ही रहा है एजेंट जो है, ये चीज तो है ही है इन एनी केस, लेकिन इसे कैटेगराइज कैसे कह रहा है, पहले कह रहा है कि विद इन अथॉरिटी, विद इन अथॉरिटी मतलब जो जितनी अथॉरिटी प्रिंसिपल ने दे रखी थी उस एजेंसी को करने के लिए, के काम को करने के लिए, उस दौरान उस अथॉरिटी के अंदर अगर उसने मिसरिप्रेजेंटेशन या फ्रॉड किया तो वहां पे प्रिंसिपल बिल्कुल उसके एक्ट के लिए बाउंड हो जाएगा। देखिए प्रिंसिपल हैव द सेम इफेक्ट ऑन अग्रीमेंट मेड बाय सच एजेंट एक्टिंग इन द कोर्स ऑफ देयर बिजनेस फॉर देयर प्रिंसिपल। मतलब अथॉरिटी जितनी प्रिंसिपल ने दे रखी थी उस काम को करने के लिए, उस उतनी अथॉरिटी के अंदर अगर मिसरिप्रेजेंटेशन या फ्रॉड हुआ तब वहां पे प्रिंसिपल लायबल हो जाएगा। लेकिन दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, इन मैटर्स व्हिच डू नॉट फॉल विद इन देयर अथॉरिटी। अब ये विदाउट अथॉरिटी, जब अथॉरिटी के बिना मतलब अथॉरिटी का जो स्कोप था उससे बियॉन्ड जाके उस चीज के लिए तो ऑथराइज नहीं था, तुम्हें तो मैंने, तुम्हारे पास थी अथॉरिटी, थी तुम्हारे पास था पावर, लेकिन ये करने को तो पावर नहीं था तुम्हारा, तो पावर किसी और चीज के लिए था, ये तो ऑथराइज ही एक्ट नहीं है। अब अगर विदाउट अथॉरिटी कोई एक्ट किया तो यहाँ पे प्रिंसिपल नहीं बल्कि एजेंट खुद ब खुद पूरी तरीके से लायबल होगा अपने एक्ट के लिए। यानी जो मिसरिप्रेजेंटेशन या जो भी फ्रॉड एजेंट करेगा उसके लिए कंप्लीटली वो लायबल होगा अगर उसने विदाउट अथॉरिटी, विदाउट विदाउट अथॉरिटी का क्या मतलब हुआ, मतलब प्रिंसिपल ने उसे उतना ऑथराइज किया ही नहीं था, उसके बियॉन्ड जाके अगर उसने कोई चीज की है तो उसके लिए एजेंट खुद लायबल, और अगर बिजनेस के पर्पस के दौरान यानी विद इन अथॉरिटी कोई चीज करता है तो वहां पे प्रिंसिपल लायबल हो जाएगा। ठीक है, I hope with this we have completed this contract act. I hope कि आपको सारे सेक्शन समझ में आए होंगे। There's one more topic जो मैंने कहा था कि इसके बाद हम डिस्कस करेंगे, let us discuss that. उसके बाद फिर हम एक काम करेंगे, सारे टॉपिक्स को एक क्विक रिवीजन करते जाएंगे, साथ ही साथ मैं आपको ये बताते जाऊंगी क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिससे एग्जामिनेशन में जनरली क्वेश्चन आते हैं। सो एक छोटा सा टॉपिक दैट वाज टू बी डन, बाकी था उसे कर लिया जाए। हाँ, तो देख अब देखिए ये क्या है, ये हमने पढ़ा था कि भाई एजेंसी क्या होती है, एजेंसी क्या है, जहाँ पे दो पार्टीज हैं, ठीक है, प्रिंसिपल है एजेंट है, और जब एक इंसान, प्रिंसिपल कौन हो गया जिसने एम्प्लॉय किया, एजेंट कौन हो गया जो एम्प्लॉयड हुआ, ठीक है, ये हो गई। अब जब एजेंट प्रिंसिपल के लिए कोई काम कर रहा है इसे हम कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। करेक्ट, ये एजेंट जो है ये बहुत तरीके के होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एजेंट बहुत टाइप्स के होते हैं, तो उन टाइप्स को हम समझ लेते हैं कि किसका क्या मतलब है, इसका क्या नेचर है, किस तरीके के टास्क ये परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले जो आता है, सबसे पहले होता है स्पेशल एजेंट। अब ये स्पेशल एजेंट क्या है, स्पेशल जैसे नाम ही है, ठीक है, स्पेशल एजेंट क्या है, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए जिन्हें अपॉइंट किया गया, जैसे एक किसी बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए या एक कोई टास्क परफॉर्म करने के लिए, किसी स्पेसिफिक चीज के लिए जब इन्हें अपॉइंट किया गया है तो इन्हें स्पेशल एजेंट कहते हैं। अपॉइंटेड टू परफॉर्म अ सिंगल स्पेसिफिक टास्क, their authority immediately ends upon completion of the task. Example, an agent appointed only to sell a specific car. भाई जैसे मैंने कहा किसी एक स्पेसिफिक चीज के लिए अपॉइंट किया गया था कि भाई ये घर बेचना है या ये गाड़ी बेचनी है या इस ट्रांजैक्शन के लिए को ओवरसी करने के लिए जो भी चीजें हैं, उस अगर किसी स्पेसिफिक एक्ट या टास्क के लिए किया गया वो स्पेशल एजेंट। दूसरा आता है जनरल एजेंट। अब ये जनरल एजेंट कौन है, जनरल एजेंट बिल्कुल स्पेसिफिक का उल्टा हो गया, जनरल और स्पेसिफिक होता है। जनरल स्पेसिफिक क्या होगी, किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए, जनरल सारी चीजों के लिए ओवरऑल। अब जैसे मान लीजिए पी एक इंसान है, ठीक है, इसका बिजनेस है टेक्सटाइल का, इसने क्या किया कि अपने टेक्सटाइल के बिजनेस को संभालने के लिए, अब नाउ व्हेन आई से संभालने के लिए उसमें सारी चीजें आती है, उसमें डॉक्यूमेंट वर्क आता है, उसमें फाइनेंशियल वर्क आता है, उसमें हायरिंग आती है, उसमें उनकी सैलरी रेम्यूनरेशन चीजें आती हैं, वो सारी चीजों को ओवरऑल देखने के लिए एक सुपरवाइजर को अपॉइंट किया, ठीक है। ये सारी चीजें आप देखोगे, आप मेरे एजेंट हो, मेरे लिए ये सारी चीजें इस पूरे बिजनेस को आप ओवरसी करोगे। तो ये जो जिस पर्सन को अपॉइंट कर रहा है ए, क्योंकि ये उसके उस बिजनेस की सारी चीजों को देख रहा है, उसके डॉक्यूमेंट वर्क को, हायरिंग को, सैलरी को,
अगर जो भी एक्सटर्नल ट्रांजैक्शंस होने हैं, अगर बैंक से जो भी ट्रांजैक्शंस होने हैं, वो सारी चीजों को, सब कुछ को देख रहा है। टेक्सटाइल का बिजनेस है तो भाई क्या चीजें आ रही है, रॉ मटेरियल कैसा आ रहा है, उसके लिए पेमेंट कैसी होनी है, सब कुछ क्योंकि वो देख रहा है, ओवरऑल सुपरविजन कर रहा है, जनरल हो गया। इसे हम जनरल कहेंगे। जब सब कुछ देखने के लिए एक स्पेसिफाइड टास्क नहीं है, आपको पता है कि आपको अपॉइंटमेंट क्या गया एज एन एजेंट, आप उस बिजनेस की सारी चीजों को देखोगे, तो ये हो जाता है जनरल। अपॉइंटेड टू परफॉर्म ऑल एक्ट्स रिलेटिंग टू पर्टिकुलर ट्रेड, बिजनेस और कैपेसिटी। जैसे मैंने कहा टेक्सटाइल का बिजनेस है, तो भाई आपका टेक्सटाइल का बिजनेस है, इससे रिलेटेड जितनी चीजें हैं, फैक्ट्री को देखना, फिर कहाँ कैसे रॉ मटेरियल पहुंच रहा है देखना, उसकी डाइंग को देखना, थ्रेड्स की क्वालिटी को देखना, वर्कर्स को देखना, उनकी हायरिंग को देखना, उनकी सैलरीज को देखना, ट्रांजैक्शन को देखना, सारी चीजें ओवरऑल जब आप किसी बिजनेस से रिलेटेड देख रहे हो, तो वो जनरल हो गया। जनरल को ऑपोजिट स्पेसिफिक हो गया। जनरल मतलब सब कुछ देख रहे हो ओवरऑल, और स्पेसिफिक यानी स्पेसिफाइड फॉर वन सिंगल एक्ट या ट्रांजैक्शन। ठीक है। दे हैव ब्रॉडर अथॉरिटी देन स्पेशल एजेंट। हमें पता है, ये तो हमने देख लिया कि बहुत लिमिटेड है, स्पेशल केस में बहुत लिमिटेड है, किसी एक छोटी सी चीज के लिए हुआ है। जैसे एक घर बेचना है, उस घर को बेचने के लिए अपॉइंटमेंट की गई है कि भाई ऐसा है कि मेरे लिए आप, मुझे बेचना है तो मेरे लिए बायर्स पकड़ के लेके आओ, आपको इतना कमीशन उसके लिए दिया जाएगा। ये हुआ उस घर को बेचना। आपका पर्पस क्या है? जो स्पेशल एजेंट जिसे अपॉइंट किया गया उसका पर्पस क्या है? उस घर का सेल करवाना। उसके लिए आपको, उससे जो भी आपको कमीशन मिलेगा, जो भी आप लेके आओगे परचेजर्स को, ठीक है, तो वो स्पेशल है, ये टास्क है। जब ओवरऑल बात की जाए तो वो एजेंट। तीसरा यूनिवर्सल एजेंट। अब ये क्या है? ऑथराइज टू ट्रांजैक्ट ऑल बिजनेस ऑफ द प्रिंसिपल और एवरी काइंड एंड टू डू ऑल सच एक्ट्स व्हिच द प्रिंसिपल कैन लॉफुली डेलीगेट। Such appointments are rare and usually require a very broad power of attorney. अब देखिए ये क्या है, स्कोप देखते जाइए, ऐसे समझा जाए अगर। सबसे पहले आ गया स्पेशल एजेंट। ठीक है, स्पेशल था किसी एक स्पेसिफिक टास्क के लिए। इसके बाद इससे ब्रॉड अथॉरिटी हमने देखी किसकी है? जनरल की, जो कि किसी एक बिजनेस की सारी चीजों को ओवरसी कर रहा है। तीसरा आ गया यूनिवर्सल। यूनिवर्सल क्या है कि भाई इससे भी ऊपर इसकी, इसका स्कोप है, मतलब इसको जितनी अथॉरिटी है वो सारा। आप जैसे मान लीजिए पी एक इंसान है, प्रिंसिपल ओनर है 10 अलग अलग तरीके के बिजनेसेस का, ठीक है, ही ओन्स 10 डिफरेंट बिजनेसेस। इसने एक से एक इंसान को अपॉइंट किया अपने सारे बिजनेस को देखने के लिए कि भाई मेरे 10 ये बिजनेस चलते हैं, इन सबको आप ओवरसी करो, और इसके लिए इसने पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी। ये लो पावर ऑफ अटॉर्नी, मेरे लिए आप इन सारी चीजों को ओवरसी करो। तो ये हो गया यूनिवर्सल एजेंट। ऐसा होता बहुत कम, जैसे कि आपने देखा उसमें लिखा है दीज अपॉइंटमेंट्स आर वेरी रेयर, ऐसा नहीं होता है। इससे जनरली क्या होता है, एक प्रैक्टिकल सिनेरियो बता रही हूँ कि ये हमने बात करी कि ठीक है, इन टर्म्स ऑफ स्कोप ही बहुत ब्रॉडर हो गया, बहुत ब्रॉडर हो गया। बिकॉज आप एक इंसान की सारी बिजनेसेस को, सारी चीजों को देख रहे हो, तो ऑफकोर्स आपके पास बहुत ब्रॉड पावर है, इसीलिए पावर ऑफ अटॉर्नी आ गई। पावर ऑफ अटॉर्नी क्या हुआ कि भाई आपने अपनी सारी पावर किसी इंसान को डेलीगेट कर दी कि मेरे लिए आप सब कुछ कर सकते हो जो भी आपको चाहिए, ठीक है, इसको चलाने के लिए। लेकिन ये नॉर्मली होता नहीं है। प्रैक्टिकल सिनेरियो में क्या होगा कि जैसे 10 अलग अलग बिजनेसेस है अगर, तो जो प्रिंसिपल यानी जो ओनर है वो सबके लिए एक एक जनरल एजेंट अपॉइंट करेगा। फर्स्ट बिजनेस के लिए जिस नेचर का है उसके हिसाब से एक, दूसरे बिजनेस के लिए जिस नेचर का है उसके हिसाब से एक, तीसरे बिजनेस के लिए जिस नेचर का है उसके हिसाब से एक। तो वो सबके लिए अलग अलग रहेगा बेस्ड ऑन क्या नेचर ऑफ वर्क है, क्या नेचर ऑफ फंक्शन है, क्या नेचर ऑफ बिजनेस है, उस हिसाब से। क्योंकि आप एक यूनिवर्सल को लेके आओगे तो 10 बिजनेसेस मान लीजिए 4 डिफरेंट टाइप के हैं, द पर्सन रिक्वायर्स वाइड एम्बिट ऑफ अथॉरिटी एज वेल एज स्किल्स, विच इज वेरी रेयर टू फाइंड कि भाई एक इंसान में सारी चीजें आपको मिल जाए। तो इसीलिए ये अपॉइंटमेंट्स जो है ये बहुत रेयर होते हैं। लेकिन अगर हम स्कोप की बात करें तो यूनिवर्सल बहुत ब्रॉड हो गया, उसके नीचे आता है जनरल और उसके नीचे स्पेशल। अब अब क्या होता है देखिए, मर्केंटाइल एजेंट एक टर्म हुआ, ठीक है, एक टर्म होता है मर्केंटाइल एजेंट्स। मर्केंटाइल एजेंट्स क्या होते हैं? मर्केंटाइल एजेंट्स बना टर्म मर्चेंट टर्म से, ठीक है। मर्चेंट यानी क्या मतलब खरीद बिक्री में लगे हुए जो लोग हैं, कमर्शियल ट्रांजैक्शंस में जो लोग लगे हुए हैं, उनको बहुत सारे अलग अलग कैटेगरीज में वो क्या काम करते हैं, उनकी नेचर ऑफ ड्यूटी क्या है, उस हिसाब से कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। सबसे पहले आ जाता है जिसमें फैक्टर। सबसे पहले इसमें आते हैं फैक्टर। अभी फैक्टर कौन होता है देखिए, मर्केंटाइल एजेंट entrusted with the possession of goods for the purpose,
entrusted with the possession of goods for the purpose of selling them, they can sell the goods on credit and in their own name and they have a general lien on the goods. Now अब पहला क्या होगा, जैसे हमने देखा कि भाई मर्केंटाइल एजेंट के अंदर बहुत सारे अलग अलग कैटेगरीज जाती हैं, ये एक ब्रॉडर कैटेगरी होगी जिसे हम टर्म कह रहे हैं जो यूज कर रहे हैं मर्केंटाइल एजेंट, ठीक है। इसके अंदर बेस्ड ऑन द ड्यूटी दैट दे परफॉर्म, बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द वर्क दैट दे डू, उसका कैटेगराइजेशन अलग अलग ग्रुप्स में किया गया है। तो पहला हो गया फैक्टर। अब ये फैक्टर क्या है, देखिए क्योंकि हम मर्केंटाइल की बात करें तो ऑफ कोर्स ये इन्वॉल्व होगा इसमें सेल एंड परचेस ऑफ गुड्स, राइट, वही चीज इन्वॉल्व होगी, लेकिन किस तरीके का काम है उसके बेसिस पे कैटेगराइजेशन है। तो फैक्टर्स क्या होते हैं, इफ यू ऑल रिमेंबर, जब हम प्लेज की बात कर रहे थे, जब वी वर डिस्कसिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज, हम प्लेज पढ़ रहे थे, भाई प्लेज में क्या था, वो भी एक तरीके का बेलमेंट था लेकिन सिक्योरिटी पर्पस से था, ठीक है। प्लेज हमने पढ़ा था, प्लेज में हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था जनरल एंड पर्टिकुलर लियन, उसमें पर्टिकुलर लियन था एक और एक जनरल लियन था। पर्टिकुलर लियन हम देखा था कि किसी भी इंसान के पास है, ठीक है, लेकिन जनरल लियन था कुछ स्पेसिफिक ही लोगों के पास ही अवेलेबल था, बैंकर्स, फैक्टर्स, वॉर फिंगर्स, इन लोगों के पास, कुछ स्पेसिफिक लोगों के पास ही अवेलेबल था। और दोनों में डिफरेंस क्या था, डिफरेंस ये था जनरल लियन में कि भाई आप उस सिक्योरिटी के लिए कोई भी चीज को रख सकते हो अपने पास, ठीक है, लेकिन पर्टिकुलर में उस स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन के लिए ही कोई जो स्पेसिफिक गुड्स दिए गए उसको आप रखोगे लियन पे। तो ये डिफरेंस था जनरल और पर्टिकुलर लियन में जो हमने प्लेज के कॉन्सेप्ट में पढ़ा था ना। फैक्टर्स का क्या काम है, जो वहां पे फैक्टर्स हम देखे थे कि इनके पास भी जनरल लियन होता है। तो जनरली फैक्टर्स होते कौन है, ऐसे एजेंट्स ही है, ऐसे मर्केंटाइल एजेंट्स हैं जिनको गुड्स दिए जाते हैं, ठीक है, पोजीशन इन्हीं के पास हो गया, उसको बेचने के लिए मर्केंटाइल एजेंट इंटरेस्टेड विद द पोजीशन ऑफ गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग देम, भाई इसे बेचना है उसे आप ही रखो, पोजीशन दे दिया गया उसे बेचने के लिए। अब ये क्या कर सकते हैं, क्योंकि इन्हें दे दिया गया पोजीशन, इनको दे दिया गया, इनके पास राइट्स होते हैं, कुछ राइट्स क्या है, they can sell the goods on credit and in their own name, ये अपने नाम पे, मान लीजिए टी एक इंसान है जिसने एक फैक्टर को अपॉइंट किया है अपने किसी चीज को बेचने के लिए, ठीक है। अब क्योंकि ये फैक्टर्स हैं, इनके पास क्या है, पहले तो गुड्स का पोजीशन इनके पास चला जाएगा, ठीक है। इन्हें राइट्स क्या क्या एडिशनल मिले हैं, राइट्स ये है कि ये जो सेल सेल करेंगे उन गुड्स का, ये सेल ये अपने नाम पे कर सकता है, यहाँ पे प्रिंसिपल को लाने की जरूरत नहीं है, ये अपने नाम में सेल कर सकते हैं। और साथ ही साथ गुड्स पे इनका एक जनरल लियन होता है, जो हमने पढ़ा था कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी थी, ठीक है। गुड्स को ये अपने नाम से बेच सकते हैं, इन पे केस भी अलग से किया जा सकता है, इनके ही नाम पे सू किया जा सकता है इनको, और इनके पास गुड्स का जनरल लियन होता है। ये कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए फैक्टर्स के। फैक्टर्स कौन हो गए, जो ऐसे मर्केंटाइल एजेंट्स हैं वो जिनको सेल करने के लिए जिनका अपॉइंटमेंट किया जाता है, एंड पोजीशन ऑफ गुड्स इन्हीं के पास होता है, जिसका सेल होना है पोजीशन ऑफ गुड्स इनके पास रहेगा। अब ये गुड्स को अपने नाम में बेच सकते हैं, अपने ही नाम से इन्हें सू किया जा सकता है, साथ ही साथ इनके पास गुड्स का जनरल लियन होता है, ठीक है। अब आते हैं ब्रोकर, ये तो फैक्टर्स का कॉन्सेप्ट हो गया। अब आ गए नेक्स्ट ब्रोकर। अब ब्रोकर कौन होते हैं, देखिए ब्रोकर और फैक्टर में थोड़ा अंतर है, ठीक है। इन्हें भी किसी चीज को बेचने के लिए, सेल करने के लिए अपॉइंटमेंट किया गया, ब्रोकर का भी वही काम है। एजेंट उस बिजनेस इज टू ब्रिंग टू पार्टीज इनटू कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन, दे डू नॉट हैव, लेकिन अंतर क्या है, दे डू नॉट हैव पोजीशन ऑफ गुड्स एंड कॉन्ट्रैक्ट इन द नेम ऑफ देयर प्रिंसिपल। अब यहां में भी जैसे आपने सुना होगा हाउस ब्रेकर्स, ब्रोकर्स, सॉरी नॉट ब्रेक, हाउस ब्रोकर्स, ये क्या करते हैं, किसी को घर खरीदना है अगर और किसी को बेचना है, तो ये दो इंटरमीडियरी का काम करते हैं, इन दोनों पार्टीज को मिलवा दिया, ठीक है। या किसी को रेंट पे चाहिए घर और किसी को रेंट पे लगाना है घर, तो ये क्या करेंगे, ये दोनों पार्टीज को मिलवा दिया, ये इंटरमीडियरी हो जाते हैं, और ये दोनों पार्टीज पे यानी सेलर और परचेजर को मिलवाने का काम करते हैं। अब क्योंकि ये सिर्फ इंटरमीडियरी है और ये सिर्फ इंटरमीडियरी है, इसलिए पोजीशन इनके पास पहले तो नहीं होती है, पहली चीज पोजीशन गुड्स की होल्ड नहीं करते हैं। दूसरा दूसरा क्या हो गया कि इनके पास जनरल लियन नहीं होता है। ये डिफरेंस हो गया फैक्टर्स और ब्रोकर्स में। एजेंट दोनों है, दोनों मर्केंटाइल एजेंट है, लेकिन क्या डिफरेंस है, सबसे पहला सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि इनको जो फैक्टर्स हैं
इनको गुड्स की पोजेशन दे दी जाती है सेल करने के लिए, तो यही खुद ही एक तरीके से पार्टी बन जाते हैं। इसीलिए तो हमने कहा कि अपने नाम में ही सेल कर सकते हैं भाई, क्योंकि उनको गुड्स उन्हीं के पास दे देंगे तो वो अपने नाम में ही बेच सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ गुड्स का जनरल लियन भी होता है इनके पास, लेकिन ब्रोकर के केस में ऐसा नहीं है, वो क्योंकि इंटरमीडिएरी की फंक्शन की तरह फंक्शन कर रहे हैं, दोनों पार्टीज को सिर्फ सेलर और बायर को मिलवाने का काम कर रहे हैं। इनके पास ना ही गुड्स का पोजेशन होता है, ना ही ये अपने नाम में चीजें कर सकते हैं। जो भी करेंगे एजेंट के तौर पे प्रिंसिपल के नाम से करेंगे, अपने नाम से नहीं कर सकते। और साथ ही साथ इनके पास कोई लियन भी नहीं होता है। इसके बाद कमीशन एजेंट, अब ये क्या होते हैं? An agent who buys and sells good on behalf of the principal in exchange for a commission, but they do not guarantee the solvency of the buyer. अब ये कमीशन एजेंट कौन होते हैं? कमीशन एजेंट मतलब ये कि भाई अभी तक हमने क्या देखा कि जो फैक्टर्स थे उनका उनके पास पोजीशन का राइट था, ब्रोकर्स के वो प्रिंसिपल के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, ये है, उनको कुछ पैसे मिल रहे हैं उसके लिए। कमीशन एजेंट क्या होता है? जैसे नॉर्मली जो कमीशन पे काम करते हैं उन्हें कहते हैं कमीशन पे, जो कि चीजों को खरीदने या बेचने का काम करते हैं, लेकिन किस चीज पे? कमीशन के बेसिस पे, उन्हें हम कमीशन एजेंट कह रहे हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के लिए, जिससे क्वेश्चन आता है डेल क्रेडिट एजेंट। अब ये कौन होता है डेल क्रेडिट एजेंट? ये है एक स्पेशल टाइप के कमीशन एजेंट ही होते हैं। देखिए, स्पेशल टाइप ऑफ कमीशन एजेंट हु फॉर एक्स्ट्रा कमीशन, जिसे हम कहते हैं क्या है? डेल क्रेडिट कमीशन, ठीक है, गारंटीज द प्रिंसिपल दैट द थर्ड पार्टी, यानी कि जो बायर है, will perform the contract if the buyer defaults, the del credit agent is liable to the principal। ये एजेंट है और साथ ही साथ एक तो पहली चीज कमीशन एजेंट तो है ही है डेल क्रेडिट एजेंट, लेकिन साथ ही साथ ये एक जो सेलर है उसके लिए गारंटर का भी काम करते हैं। इसीलिए यहाँ जो लिखा है ना एक्स्ट्रा कमीशन, है तो देखिए कमीशन एजेंट ही हो गए, ठीक, कमीशन पे ही काम कर रहे हैं, लेकिन एक्स्ट्रा कमीशन क्यों मिल रहा है? एक्स्ट्रा कमीशन इसलिए मिल रहा है क्योंकि वो गारंटर की तरह भी काम करता है कि भाई ऐसा है कि ये जो बायर है इसने डिफॉल्ट कर दिया, यानी इसने पैसे नहीं चुकाए, तो डोंट वरी, आई विल बी देयर, मैं हूं ना, मैं इसके लिए परफॉर्म करूंगा, मैं इसके पैसे चुका दूंगा आपको। तो ये जो डेल क्रेडर है ये गारंटर की तरह भी काम करता है एक तरीके से, गारंटर टू द सेलर, कि भाई अगर जो बायर है वो डिफॉल्ट कर जाता है तब आई विल कम इनटू पिक्चर एंड आई मेक गुड द लॉसेस। मैं आके जो भी आपका पैसा बनता है मैं उस चीज को, उस उतने पैसे को आई विल परफॉर्म फॉर यू, आई विल मेक गुड द लॉसेस, जो भी आपका जितना भी पैसा बनता है वो मैं बायर के लिए दे दूंगा। तो ये क्योंकि बायर की गारंटी लेता है इसलिए उसे एक्स्ट्रा कमीशन भी मिलता है, तो इसे, जिसे हम डेल क्रेडिट कमीशन कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एमसीक्यू टाइप में इससे क्वेश्चन बनते हैं डेल क्रेडिट से। सो ये कुछ टाइप के एजेंट्स होते हैं अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। इसमें क्या क्या होगा? देखिए, बहुत दो तीन चीजें तो बहुत सिंपल है, कुछ ही है समझने के लिए, स्पेशली जब हम मर्केटाइल में एंटर करते हैं तब कुछ चीजें समझने के लिए, वो भी दो तीन ही। यूनिवर्सल हमें पता है कि भाई सब कुछ करने के लिए, मतलब आप दुनिया जहान सब संभाल लो मेरे लिए, वो हो गया यूनिवर्सल एजेंट, जो कि नॉर्मली होते नहीं है, प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है, पावर ऑफ अटॉर्नी पे काम करते हैं। दूसरा दूसरा क्या हो गया? उसके नीचे आ गया जनरल। जनरल मतलब किसी एक बिजनेस को संभालने के लिए कि अच्छा इस एक बिजनेस के अंदर जितनी चीजें हैं वो आप देखोगे, वो हो गया। स्पेसिफिक हो गया, स्पेसिफिक या स्पेशल एजेंट्स जिन्हें कहते हैं, स्पेशल एजेंट्स क्या हो गया? स्पेसिफिक टास्क को देखने के लिए। ये हमारे नॉर्मल टाइप के हो गए। अब आते हैं मर्केंटाइल। मर्केंटाइल एजेंट जो है वो एक अलग कैटेगरी जो कि कमर्शियल ट्रांजैक्शन से रिलेट करती है, जिसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, समझने वाली क्या क्या चीजें। ब्रोकर हम सबको पता है कि भाई खरीदने बेचवाने का काम करते हैं, वो मीडिएटर की तरह, इंटरमीडिएरी की तरह काम करते हैं, ठीक है, दोनों पार्टीज को मिलवा दिया, अब आप आपस में देख लो, गुड्स का कोई पोजीशन वोजीशन नहीं है इनके पास, ये सिर्फ इंटरमीडिएरी की तरह काम करते हैं। कमीशन एजेंट कमीशन के बेसिस पे काम करते हैं, उनको जो भी पार्टी जो भी ट्रांजैक्शन को करवाएंगे आपके लिए उसके लिए उन्हें कमीशन चाहिए होगा, ठीक है। उसके बाद समझने वाली चीजें क्या क्या है इसमें? पहला फैक्टर्स, दूसरा आता है अभी जो बड़ा डेल क्रेडिट एजेंट्स। तो फैक्टर्स क्या है? फैक्टर्स जो है वो एक ऐसे टाइप के मर्केंटाइल एजेंट होते हैं जो कि सेल करने के लिए, प्रोडक्ट्स को, गुड्स को सेल करने के लिए उन्हें अपॉइंट किया जाता है, और वो क्या करते हैं? गुड्स का पोजेशन अपने पास रखते हैं, गुड्स का पोजेशन उन्हें ही मिल जाता है, तो वो गुड्स को अपने नाम पे सेल कर सकते हैं, अपने नाम में ही बेच सकते हैं, सू भी उन्हें किया जा सकता है, उनके पास
और जो गुड्स है उसके लिए जनरल लियन होता है। मतलब क्या जनरल लियन क्या है कि भाई जब तक उनके पैसे उनको नहीं मिले वो किसी भी चीज को रख सकते हैं। जनरल लियन वो किसी चीज को सिक्योरिटी के तौर पे अपने पास रख सकते हैं, लेकिन उन्हें ये राइट दिया गया है। ठीक है, तो ये हो गया फैक्टर्स ऑफ कॉन्सेप्ट। और जो लास्ट है बहुत इंपॉर्टेंट समझने का, डेल क्रेडिटर। डेल क्रेडिटर क्या हो गया कि भाई ये एक कमीशन एजेंट है, मतलब ये कमीशन पे काम कर रहा है, फैक्टर्स के बेसिस, फैक्टर्स की तरह नहीं है, ये कमीशन के बेसिस पे काम कर रहे हैं। लेकिन इनका क्या है कि भाई इन्हें एडिशनल दिया जाता है कमीशन, किस चीज के लिए, क्योंकि वो बायर जो है उसकी गारंटी भी लेते हैं, एक सेलर के लिए गारंटर की तरह भी फंक्शन करते हैं। ठीक है, ये हो गया पूरा कॉन्सेप्ट हमारा। अब देखिए ये चीजें तो हम पढ़ चुके हैं, सब्जेक्ट सब एजेंट और सब्स्टिट्यूटेड एजेंट, ये सारी चीजें तो आप लोग को ऑलरेडी पता है, ये तो हमने डिस्कस कर लिया है। सो विद दिस वी हैव कवर्ड दिस एंटायर कॉन्ट्रैक्ट। एक काम करते हैं, एक क्विक रिविजन काइंड ऑफ कर लेते हैं। ठीक है, क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं इसके। स्टार्ट से कर लिया जाए। देखिए सबसे पहले हमने यहाँ से क्या शुरुआत करी थी, इंटरप्रिटेशन क्लॉज। इंटरप्रिटेशन क्लॉज क्या है, इंटरप्रिटेशन क्लॉज हमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि ऑल थ्रू द कॉन्ट्रैक्ट यूज हुए हैं उनकी डेफिनेशंस बताता है, जिसका जिसका याद होना बहुत ही जरूरी है। नॉट बिकॉज वो इजी हो जाता है समझने के लिए, ऑफ कोर्स मतलब वो तो होता है, आपको एक यूनिफॉर्मिटी मिल जाती है, आपको समझ आ जाता है कि इसका मतलब क्या है। तो जब आप उस चीज को कहीं भी पढ़ोगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, उसके रेफरेंस में पढ़ोगे, राइट, वो चीज तो एक होती है। साथ साथ एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि इसको पढ़ने के बाद कहीं ना कहीं हमें वो स्टेजेस समझ में आ जाते हैं जिस हिसाब से, क्योंकि इंटरप्रिटेशन क्लॉज को समवॉट इसी तरीके से लिखा गया है, बनाया गया है कि वो स्टेजेस हैं जिस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। फिर प्रपोजल है, फिर एक्सेप्टेंस है, कंसिडरेशन, तो इस तरीके से ही फ्रेम किया गया है, तो हमें एक रफ स्ट्रक्चर मिल जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट का। ठीक है, इंटरप्रिटेशन ये हो गया। इसके बाद जो चैप्टर 1 है वो हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताता है कि भाई प्रपोजल क्या है, एक्सेप्टेंस क्या है, ये दोनों, और रेवोकेशन। प्रपोजल, एक्सेप्टेंस और रेवोकेशन ये क्या है और कैसे होगा। प्रपोजल का मतलब क्या है, कब कहेंगे कि प्रपोजल हो गया, या प्रपोजल को रिवोक कैसे करेंगे। एक्सेप्टेंस क्या है, एक्सेप्टेंस के लिए क्या एसेंशियल है, कब कहेंगे कि एक्सेप्टेंस हो गई है, या कब कहेंगे कि एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट होगी, कैसे पता चलेगा भाई मैंने कुछ हाँ कह दिया लेकिन सामने वाले को जब तक मेरी बात कम्युनिकेट ना हो कैसे पता चलेगा जो प्रपोजल था। तो कब कहेंगे कम्युनिकेट हुआ, या कब कहेंगे कि रिवोक हो गया। ये सारी चीजें चैप्टर 1 में। चैप्टर 2 इसके बाद वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जो बहुत एसेंशियल में पढ़ते हैं। देखिए एक एक चैप्टर में एक करके एसेंशियल्स कवर होते जाते हैं। जैसे सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, प्रपोजल, एक्सेप्टेंस। सबसे पहले तो दो पार्टी चाहिए होती है कॉन्ट्रैक्ट के लिए। ठीक है, कि सबसे बेसिक क्या है, टू पार्टीज। ऑफ कोर्स दो पार्टी के लिए मिनिमम दो लोग तो चाहिए ना, अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट के तो पूरे कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ने के बाद हमने देखा मिनिमम दो पार्टी, जिसको हम प्रपोजल एक्सेप्टर कह रहे हैं। उसके बाद तो हम जैसे आगे आगे बढ़ते हैं, फिर जैसे कैरेक्टर 3 लोग वाला कॉन्सेप्ट हो गया, तो ये अलग चीजें हो गई। ठीक है, लेकिन मिनिमम दो लोग तो चाहिए ही। उसके बाद क्या हो गया, प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस के पूरे कॉन्सेप्ट को हमने चैप्टर 1 में कवर कर लिया। प्रपोजल कब होगा, एक्सेप्टेंस कब होगा, कैसे होगा, उसके लिए रूल्स क्या है, इसके केसेस क्या है, कब कम्युनिकेटेड कहेंगे, कब नॉट कम्युनिकेटेड कहेंगे, नॉट कंप्लीट कहेंगे, कब रिवोक मानेंगे उसे। तो ये सारी चीजें चैप्टर 1 में। इसके बाद चैप्टर 2 आता है जो बात करता है कॉम्पिटेंसी एंड कंसेंट की। अब इन दोनों का मतलब क्या है, देखिए पहले सबसे पहले ये 11 12 ये दो जो चीजें दे रखी हैं ये बात करता है कॉम्पिटेंसी की। कॉम्पिटेंसी मतलब क्या, कैपेसिटी। कैपेसिटी किस चीज की, भाई कौन सा इंसान केपेबल है, मतलब अलाउड है अंडर दिस एक्ट, कौन कौन से लोग कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने देखा था साउंड माइंड के हो, मेजर हो, डिस्क्वालिफाइड नहीं हो, वो सारे लोग हैं कॉम्पिटेंट यानी केपेबल यानी कैपेसिटी, किस इनके पास कैपेसिटी है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने की। इसके बाद आता है बात कंसेंट की। कंसेंट मतलब आपकी मर्जी, आपकी सहमति, आपकी हामी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए। कब मानेंगे कि आपने जो सहमति दी है वो एक वैलिड है। वैलिड कंसेंट क्या है, ये सारे जो सेक्शन हमने पढ़े, फ्री कंसेंट, कोercion, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, ये जितना पढ़ा था ये सब कंसेंट की बात करते हैं कि भाई कंसेंट, अगर जैसे मिसरिप्रेजेंटेशन मतलब कंसेंट फ्री नहीं है,
या फ्रॉड हो रहा है तो कंसेंट फ्री नहीं है। तो ये सारे केसेस हैं, 5 केसेस दे रखे हैं जब कंसेंट फ्री नहीं होगा। इसके अलावा है तो कंसेंट फ्री है, ठीक है। कंसेंट और साथ ही साथ इसके कॉन्सिक्वेंसेस की, अब अगर फ्रॉड से कंसेंट लिया गया है तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा कॉन्ट्रैक्ट पे, वॉइडेबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये कॉन्सिक्वेंसेस क्या है वो भी हमने देखे। इसके बाद हमने बात की वॉइडेबिलिटी की, वॉइडेबल क्या होगा कॉन्ट्रैक्ट की सारी, जैसे मैंने कहा इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे ये। इसके बाद वॉइड अग्रीमेंट्स, वॉइड एग्रीमेंट्स क्या है। अब वॉइड एग्रीमेंट्स में कहा कि भाई कुछ ऐसे स्पेसिफिक टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जैसे हमने कहा कि कॉम्पिटेंसी, ठीक है, दो टर्म थे कॉम्पिटेंसी और कंसेंट। जहां कंसेंट लैक कर रहा है, मतलब अगर फ्री कंसेंट नहीं है आपका, वहां पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है, ठीक है। वॉइडेबल क्यों है, क्योंकि इसको बहुत सीवियरिटी इसकी भी है, पर इतना सीवियर नहीं माना गया। ये अच्छा मान लीजिए किसी ने झूठ बोल दिया, ठीक है, मिस रिप्रेजेंट कर दिया, तो मतलब उसके मिस रिप्रेजेंट करने की वजह से मेरे साथ तो गलत हो गया भाई, मैंने तो कुछ और समझ के कॉन्ट्रैक्ट किया पर हो कुछ और गया। तो इसलिए क्योंकि मैं विक्टिम हूं, मैं अग्रीव्ड हूं, तो मेरे पास ये ऑप्शन होता है कि भाई ऐसा है कि आप देख लो, आपको जो ठीक लगे करो, अगर कॉन्ट्रैक्ट रखना है रखो, खत्म करना है खत्म करो, भाई आपकी मर्जी है, वॉइडेबल करो या वैलिड करो या वॉइड करो, अब आप देख लो, ठीक है। लेकिन जहां कॉम्पिटेंसी की बात आती है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट अगर एक अनसाउंड माइंड का इंसान कर दे या एक माइनर कर ले, ये सब केसेस में क्या होता है, क्योंकि ये एसेंशियल्स में फॉलो करते हैं भाई ये तो होना ही है, ये नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, सीधे वॉइड हो जाता है। एक माइनर के साथ, अगर किसी 17 साल के भी बच्चे के साथ जब कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। या एक डिस्क्वालिफाइड इंसान है उसके साथ किया जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। ये सारी चीजें हैं, इसके साथ ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ठीक, वॉइड एग्रीमेंट्स हैं, ठीक है। इसके अलावा 24 से लेकर 30 तक जो सेक्शंस हैं वो ये बात करते हैं कुछ इनके अलावा, अदर देन द कॉम्पिटेंसी पार्ट, कुछ और स्पेसिफिक सिनेरियोस बताते हैं जब कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड पर से होंगे, मतलब शुरू से एकदम वॉइड एब इनिशियो। देखिए हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था वॉइड अग्रीमेंट एंड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का। आई होप यू ऑल रिमेंबर, बिकॉज when you were discussing the topic मैंने कई बार इस चीज को रिपीट करी थी कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड कि डिफरेंस क्या है दोनों के बीच, वॉइड अग्रीमेंट के बीच एंड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के बीच। सो वॉइड अग्रीमेंट क्या था, वॉइड एब इनिशियो होता है। एब इनिशियो का मतलब फ्रॉम द स्क्रैच, बिल्कुल स्टार्टिंग से, शुरू से जब ये कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया तब से ही वॉइड है। वॉइड का मतलब क्या, इनवैलिड, कुछ ऐसा जो कि लॉ मानता ही नहीं, भाई है ही नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट तो है ही नहीं, हम नहीं मानेंगे इसे। तो लॉ जब मानता ही नहीं है वो वॉइड एब इनिशियो यानी वॉइड अग्रीमेंट पे फॉल करता है, जैसे मैंने कहा माइनर के साथ या अनसाउंड माइंड के साथ, अनसाउंड माइंड के इंसान के साथ। या इन केसेस में जैसे अगर किसी के शादी करने के लिए रोकने के लिए अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाए या कोई लॉफुल प्रोफेशन करने से रोकने के लिए, तो ये सब तरीके के कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड एब इनिशियो यानी वॉइड अग्रीमेंट्स में फॉल करते हैं, ठीक है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का भी कॉन्सेप्ट है जो कि हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद आता है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। अब कंटिंजेंट क्या होता है, कंटिंजेंट का मतलब ही बताया था कंडीशनल। कंडीशनल मतलब जो एक कंडीशन पे बेस्ड है कि ये हुआ तो ये होगा। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो कि किसी न किसी कंडीशन पे बेस्ड हैं, कंडीशन प्रीसीडेंट, दो टर्म होते हैं, कंडीशन प्रीसीडेंट एंड कंडीशन सब्सिक्वेंट। तो जब हम कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करते हैं तो कंडीशन प्रीसीडेंट होता है, प्रीसीडेंट मतलब पहले आने वाला, सब्सिक्वेंट नहीं। प्रीसीडेंट यानी जो पहले आए, सब्सिक्वेंट यानी जो बाद में आए। तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स केस में कंडीशन प्रीसीडेंट होता है कि अगर ये कंडीशन फुलफिल हुई तब ये कॉन्ट्रैक्ट हो पाएगा। एक्सक्यूज मी, जस्ट अ मिनट। नेक्स्ट स्टेप इज परफॉर्मेंस ऑफ चैप्टर 4, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। काफी लंबा चैप्टर जिसको अगेन काफी सब टॉपिक्स में डिवाइड किया गया है। ये देखिए फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ जुडिशरी आई वुड से दिस इज नॉट मच इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं कहूंगी कंप्लीटली इररिलेवेंट है, पर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये जरूरी है समझना। एटलीस्ट ये चीजें समझना जरूरी है कि कॉन्ट्रैक्ट को होने के लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है। जैसे टाइम के बेसिस पे अगर कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया तो उसका परफॉर्मेंस कैसे होगा, परफॉर्मेंस कौन करेगा, कैसे करेगा, टाइम के बेसिस पे तो कैसे होगा, या अगर टाइम नहीं
स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर अगर कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस नहीं हो पाया तब क्या होगा, ये सारी चीजें। अब यहां से इंपॉर्टेंट जो चीजें आती हैं वो इधर से सेक्शन 56, ये इस टॉपिक को डिस्कस करते हुए जब हम डिस्कस कर रहे थे, वी आल्सो डिस्कस दिस वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जब हम ये पार्ट पढ़ रहे थे, यू ऑल रिमेंबर, हमने डिस्कस किया था डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। सो डिस्चार्ज क्या था, डिस्चार्ज मतलब टर्मिनेशन, यानी खत्म हो जाना। कॉन्ट्रैक्ट खत्म कब होगा, बहुत तरीके से हो रहा था, जैसे पार्टीज की डेथ हो गई या लॉ ने कर दिया अगर, या अगर हमने पढ़ा था कि इम्पॉसिबल हो जाए, तो इम्पॉसिबिलिटी किसमें पढ़ा था, अग्रीमेंट्स टू डू इम्पॉसिबल एक्ट, सेक्शन 56, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, रिमेंबर। और फिर क्या था, नोवेशन, ऑल्टरेशन, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। तो ये सब इसके अंदर ही हमने पढ़ा था। ये अलग अलग टॉपिक्स जो है, सब टॉपिक्स, जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट विच नीड नॉट बी परफॉर्म, तो कॉन्ट्रैक्ट मतलब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिनका करना जरूरी नहीं है। क्यों नहीं जरूरी, क्योंकि उनकी जगह नया कॉन्ट्रैक्ट आ गया। इफेक्ट ऑफ नोवेशन, रेसिशन, ऑल्टरेशन, ऑल्टरेशन बदल देना, नोवेशन नया बनाना, रेसिशन खत्म कर देना। तो ये सब हमने पढ़ा था कि अगर ऐसा कुछ हो, इन सारी केसेस में कॉन्ट्रैक्ट्स डिस्चार्ज हो जाते हैं। ठीक है। इसके बाद फिर और क्या पढ़ा था हमने इस चैप्टर में, एक और हमने इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी थी विच वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ, नॉट इस चैप्टर में, सॉरी, इसके नेक्स्ट चैप्टर में, रिजेंबलिंग रिलेशंस टू दैट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, क्वाजी मतलब क्या, पार्शियल। ठीक है। तो रिजेंबलिंग, जो दिखे, मतलब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो दिखते कॉन्ट्रैक्ट की तरह है पर फॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, एक ऐसे रिलेशन दो पार्टीज के बीच जिसमें कि भाई लगेगा कि मैंने तुम्हारे लिए किया कि तुम मेरे लिए कुछ करो, पर ऐसा जरूरी नहीं है। वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। क्यों नहीं जरूरी है, अच्छा हम ये क्यों कह रहे हैं रिजेंबलिंग कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट जैसा है, पर क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स को फुलफिल नहीं करता है, तो ये फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट बन नहीं पाया। अब इसके जो 5 सेक्शंस हैं, ये 5 अलग टाइप के नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब एक सेक्शन रिप्रेजेंट्स वन टाइप ऑफ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, क्वाजी रिलेशन। ठीक है। इसमें हमने एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल पढ़ा था जिसके बेसिस पे पूरा क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड है, व्हिच वाज कॉन्सेप्ट ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट, कि एक के घाटे पे दूसरे का फायदा नहीं होना चाहिए, नहीं हो सकता। ठीक है। और लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कैसे होता है, ब्रीच के कितने टाइप्स हैं, कैसे कैसे होते हैं, डैमेज क्या होता है, डैमेजेस क्या होते हैं, डैमेजेस के कितने टाइप हैं, ये सारा, और रेमेडीज क्या क्या अवेलेबल है ब्रीच के केस में, पढ़ा था हमने। कॉम्पनसेशन है, परफॉर्मेंस, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, ये सारी चीजें, रेमेडीज जो हमने पढ़ी थी, वो सब। ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं अब यहाँ से स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स का टॉपिक, इंडेमनिटी एंड गारंटी। ठीक है। तो जो पहले के दो सेक्शंस थे 124 125, इसमें हम देखा कि ये सिर्फ दो टॉपिक जो है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी की बात करते हैं। इंडेमनिटी क्या होता है, इंडेमनिटी मतलब गुड्स की भरपाई, गुड्स बोल रही हूँ, लॉसेस की भरपाई करना। जैसे जितना लॉस हो गया, इंडेमनिटी का मतलब, इफ यू ऑल रिमेंबर, मैंने ये चीज डिस्कस की थी कि कॉम्पनसेट नहीं होता है, कॉम्पनसेशन नहीं होता है इंडेमनिफिकेशन का मतलब। कॉम्पनसेशन और इंडेमनिफिकेशन दो अलग अलग टर्म्स हैं। कॉम्पनसेशन एंड इंडेमनिफिकेशन, ये दो अलग अलग टर्म्स होते हैं। कॉम्पनसेशन एक ब्रॉडर टर्म होता है जिसमें बहुत फैक्टर्स इंक्लूड किया जाता है, आपको क्या लॉस हुआ, आपको कितना लॉस हुआ, आपको किस वजह से लॉस हुआ, प्लस साथ ही साथ रेपुटेशन को हार्म हुआ, आपकी फैमिली ने सफर किया, आपने मेंटली बहुत सफर किया, ये सब कुछ एक्यूमुलेट करके आपको मिलता है कॉम्पनसेशन। ठीक है। जो कि ज्यादा, जैसे अगर मान लीजिए 1000 रुपए का लॉस हुआ आपको, और किसी वजह से सारी चीजों को कैलकुलेट करके आपको 2500 का कॉम्पनसेशन दिया गया। ठीक है। इंडेमनिफिकेशन का मतलब जितना लॉस है उसकी भरपाई करना, यानी 1000 का लॉस हुआ तो आपको 1000 रुपए जब देंगे, इंडेमनिफाई कर दिया। ठीक है। ये डिफरेंस होता है। तो इसमें हम इंडेमनिफिकेशन के कॉन्ट्रैक्ट में हमने क्या पढ़ा कि भाई कौन सी पार्टीज हैं, दो ही पार्टी थी, इंडेमनिफाइड इंडेमनिफाइड, इनके बीच का कॉन्ट्रैक्ट कैसे काम करता है। तो बस ये था कि जब एक के लॉस को भरने के लिए दूसरी पार्टी आएगी, भाई ठीक है, आई मेक गुड द लॉस, आई कवर दिस अप, डोंट वरी, मैं हूं। तो ये इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट था। इसके बाद के इस पूरे टॉपिक के अंदर हमने पढ़ा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। गारंटी क्या है,
यहाँ पे मेनली तीन पार्टीज थी और मेनली किस चीज का कॉन्सेप्ट था, डेटर और क्रेडिटर के बीच का। डेटर और क्रेडिटर के बीच का था ना, इसमें हमने पढ़ा था तीन पार्टी होती है, श्योरिटी या गारंटर जिसे कहते हैं, डेटर और क्रेडिटर, DEBT जिसे लोग डेब्ट भी कहते हैं, बट दिस इज नॉट डेब्ट एक्चुअली, दिस इज प्रोनाउंस्ड एज डेट। सो डेट से डेटर यानी जिसने पैसे लिए वो डेटर, जिसने दिया वो क्रेडिटर। तो इनके बीच के रिलेशन को गवर्न करने वाला डेटर, क्रेडिटर और एक और पार्टी थी गारंटर या श्योरिटी, जो कि किसको, क्रेडिटर को गारंटी देता है कि भाई चिंता मत करो, अगर डेटर ने गलती करके डिफॉल्ट हो गया तो मैं हूं, मैं संभाल लूंगा, मैं इसके बदले आपको पैसे दे दूंगा। ये पूरा रिलेशन हमने पढ़ा था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के अंदर, सेक्शन 126 ऑनवर्ड्स, ठीक है, 126 से 147 तक। इसके बाद बेलमेंट, बेलमेंट तो इसके अंदर एक और छोटा सा टॉपिक था जो कि हमने पढ़ा था, प्लेज, दिस बेलमेंट ऑफ प्लेजेस, सी यहाँ। तो ये क्या था, बेलमेंट का मतलब था जब एक इंसान जिसे हम बेलर कह रहे हैं वो दूसरे को जिसे बेली कह रहे हैं कोई गुड्स देता है किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए कि भाई ऐसा है ये काम हो गया तो मुझे लौटा देना चीज, इसे हम बेलमेंट कह रहे हैं। यहाँ जब जो गिवर है मतलब जिसने गुड्स डिलीवर किए, देने वाला, उसे हम कह रहे हैं बेलर, और जिसके पास गुड्स रिसीव हुए, जिसे दिए गए, उसे हम बेली कह रहे हैं, ठीक है। उनके बीच का क्या रिलेशन है, उनकी राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज दोनों पार्टीज की क्या है, ये सारी चीजें हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ी। इसी में एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ बेलमेंट था जो हमने डिस्कस किया था जिसे हम प्लेज कहते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट बेलमेंट, उसमें मैंने अभी जस्ट कहा कि भाई एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए, पर्पस कुछ भी हो सकता है, एज स्मॉल एज वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स, लॉन्ड्री में देना फॉर वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स, तो पर्पस क्या हो गया, वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स। लेकिन जब हम प्लेज की बात करते हैं वहां पे जो पर्पस है वो डेट रिकवरी या परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस है, इसके लिए सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के तौर पे जब दिया जाता है उसे ही हम कह रहे हैं प्लेज। यहाँ पे बेलमेंट ही हो रही है किसी चीज की, लेकिन क्या चीज है, मुझे जिस चीज को दिया जा रहा है उसे एज सिक्योरिटी दिया जा रहा है किसी डेट के रिपेमेंट के लिए या परफॉर्मेंस के लिए, किसी प्रॉमिस के लिए, ठीक है। इसके अंदर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था जो कि था लियन का कॉन्सेप्ट। लियन का कॉन्सेप्ट हमने इसके अंदर पढ़ा था, जनरल लियन एंड पर्टिकुलर लियन, ठीक है। इसके बाद आते हैं एजेंसी पे, इसके बाद चैप्टर 10 which is the last chapter of contract act, इसमें हमने पढ़ा एजेंसी, एजेंसी क्या होती है, एजेंसी के अंदर पार्टीज कौन सी इन्वॉल्व होती हैं, उनके बीच का इक्वेशन क्या होता है, पार्टी जो है एजेंट मेनली उसकी जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका उसकी अथॉरिटी, उसका एक्सटेंट क्या है, उसके बाद फिर अगर कोई अनऑथराइज्ड एक्ट हो जाता है उसका रेटिफिकेशन किस तरीके से होता है, हो सकता है नहीं हो सकता है, या रेपुडिएशन होगा, उनकी राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज दोनों पार्टी की, और लास्ट में कि अगर कोई जैसे आपस में, या अगर प्रिंसिपल के लिए कोई चीज करने के लिए एजेंट का अपॉइंटमेंट है, या तो हो सकता है, या थर्ड पार्टी के बिफोर कोई चीज करने के लिए प्रिंसिपल ने अपॉइंट किया हो सकता है। तो अगर थर्ड पार्टी के बिफोर कॉन्ट्रैक्ट करने का है, थर्ड पार्टी के लिए मतलब जो एजेंसी बनाई गई है उसका इफेक्ट थर्ड पार्टी पे कैसे होगा, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, एनफोर्समेंट क्या होगा, ये सारी चीजें हमने पढ़ी, राइट। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस एंटायर एक्ट, हमने पूरा का पूरा कुछ लेक्चर्स में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खत्म कर दिया। आई होप कि आपको ये एक्ट समझ में आया हो, आई हैव बीन ऑफ सम हेल्प फॉर यू ऑल, आपको मेरे से कुछ मदद मिली हो, मैंने कुछ अच्छे से आपको समझा पाई अगर, इन केस आपको कोई क्वेरी है इस पूरे ऐप में से कहीं पे भी कुछ भी दैट यू नीड टू आस्क, कुछ समझना है, कुछ बेहतर जानना है, कुछ और जानना है, या यू जस्ट नीड टू कनेक्ट जनरली, तो आप हमारे नंबर्स पे, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स पे, हमारे ईमेल आईडी, वेबसाइट के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। And also please give us your feedback on how you feel regarding these sessions. So yeah, stay healthy, stay connected, and see you all